जैसे हर हीरो केप नहीं पहनता, उसी तरह हर हीरो के पास सचमुच की सुपर पावर्स भी नहीं होती। और कुछ तो आम इंसान होते हैं, बिल्कुल हम लोगों की तरह, जिनमें ना तो कोई म्यूटेशंस होते हैं और ना उनके पास कोई एलियन डीएनए होता है उन्हें सुपर स्ट्रेंथ और फ्लाइट देने के लिए। इस वीडियो में आपको जितने भी हीरोज दिखेंगे वो यहाँ पे सिर्फ अपनी स्किल और अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आज हम 10 ऐसे सुपर हीरोज को देखेंगे जिनके पास सुपर पावर्स नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है दी पनिशर। पनिशर मार्वल के उन सुपर हीरोज में से एक है जिन्हें खून खराबे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैंक कासिल के परिवार को बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है, जिसके बाद वो अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए पनिशर बनता है। पनिशर एक यूएस मरीन है जिसने नेवी सीज और ऑस्ट्रेलियन एसएएस के साथ ट्रेनिंग की है। इसके अलावा वो स्पाईक्राफ्ट, डेमोलिशन, असैसिनेशन और कई अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेंड है। इसके अलावा पनिशर को अपने माइंड पे इतना ज़्यादा कंट्रोल है कि वो किसी भी तरह के हिप्नोसिस और माइंड कंट्रोल से बड़ी आसानी से बाहर आ सकता है। पनिशर बड़े से बड़े फिजिकल पेन पे भी काबू पा सकता है। पनिशर के पास सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स हैं जो कि उसे सुपर हीरो बनाती है। इसके बाद नंबर 9 पे है एंटमैन। चाहे हम हैंक पिम की बात करें या फिर स्कॉट लैंग की, इन दोनों में से किसी के भी पास सुपर पावर्स नहीं है, पर इनके पास टेक्नोलॉजी है जो कि इन्हें सुपर हीरो बनाती है। एंटमैन का सूट उसे कई सारी पावर्स देता है, जैसे कि एंटमैन चींटियों से बात कर सकता है, खुद को एक चींटी जितना छोटा या फिर एक बिल्डिंग जितना बड़ा कर सकता है। सूट के अलावा एंटमैन के पास है पिम पार्टिकल्स, जिनकी मदद से वो अपने आसपास की चीज़ों का भी साइज चेंज कर सकता है। नंबर 8 पे है हैल जॉर्डन यानी कि ग्रीन लैंटर्न। हैल एक स्किल्ड फाइटर पायलट और टेक्नीशियन है, और हम सब ये बात जानते हैं कि हैल के पास भी कोई सुपर पावर नहीं है। उसकी सारी पावर्स उस ग्रीन लैंटर्न रिंग से आती हैं। हैल की रिंग उसे कई सारी पावर्स देती है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइट, हार्ट लाइट कंस्ट्रक्शंस और भी कई। हैल की पावर्स पूरी तरह से उसकी विल पे डिपेंडेंट है, यानी कि जितनी स्ट्रॉन्ग उसकी विल होगी उतना पावरफुल उसका अटैक होगा। नंबर 7 पे है हॉकाई और ग्रीन एरो। मैंने इन दोनों को एक साथ इसीलिए रखा है क्योंकि इन दोनों की स्किल्स और एबिलिटीज लगभग एक दूसरे के बराबर ही हैं। दोनों ही अपने अपने यूनिवर्सेस के बेस्ट आर्चर हैं। जहां मार्वल के पास है क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकाई, वहीं डीसी के पास है ऑलिवर क्वीन यानी कि ग्रीन एरो। इन दोनों की सुपर पावर्स इनकी मार्शल आर्ट स्किल्स और इनकी आर्चरी है। इसके बाद नंबर 6 पे है स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि कैप्टन अमेरिका के पास सुपर सोल्जर सीरम है। कॉमिक्स में हमें ये बात कई बार बताई गई है कि सुपर सोल्जर सीरम किसी भी इंसान को उसके पीक स्ट्रेंथ पे पहुंचा देता है, पर उसे सुपर ह्यूमन नहीं बनाता। कैप्टन अमेरिका किसी भी नॉर्मल इंसान से ज़्यादा तेज भाग सकता है, उससे ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है, पर वो सुपर ह्यूमन नहीं है। इस लिस्ट के बाकी सभी हीरोज की तरह कैप्टन अमेरिका ने भी अपनी सारी स्किल्स कड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से डेवलप की है। अगर आप ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचेंगे तो शायद आप मुझसे एग्री कर पाएंगे। नंबर 5 पे निक फ्यूरी। जिस बंदे ने एवेंजर्स को असेंबल किया उसे तो इस लिस्ट पे होना ही था। खैर, जोक्स अपार्ट, फ्यूरी को इस लिस्ट पे जगह दिलाता है उसका शील्ड का एक्सपीरियंस और उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स। फ्यूरी एक आम इंसान तो है, पर कई सालों तक शील्ड में रहने की वजह से वो आम लोगों से हर चीज़ में कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और अगर फ्यूरी नहीं होता तो एजेंट्स ऑफ शील्ड नहीं होते, ब्लैक विडो अभी भी बुरे काम कर दी होती, और हाँ, एवेंजर्स भी नहीं होते। तो मुझे तो लगता है कि फ्यूरी को इस लिस्ट पे होना ही चाहिए। लेकिन आपको इस बारे में क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 4 पे है फैल्कन। हम सब ये बात जानते हैं कि फैल्कन एक आम इंसान है और उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। फैल्कन के पास उसका सूट है, उसकी गन्स है और उसकी फाइटिंग स्किल्स हैं जो कि उसे सुपर हीरो बनाती हैं। नंबर 3 पे है नाइटविंग और बैट फैमिली। हम सब ये बात जानते हैं कि बैट फैमिली का हर एक मेंबर पूरी तरह से एक आम इंसान है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी फाइटिंग स्किल से पूरे गौतम की रक्षा करते हैं। आम इंसान होने के बावजूद भी उन्होंने कई बार क्ले फेस और किलर क्रॉक जैसे मॉन्स्टर्स को हराया है, जिनके पास सुपर स्ट्रेंथ और कई सारी सुपर पावर्स भी थी। अब जब बैट फैमिली की बात हो रही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बैटमैन की बात ना हो। तो नंबर 2 पे है ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन। अब बैटमैन के बारे में क्या बोलूँ, सब कुछ तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी चलो बता देता हूँ। बैटमैन डीसी के सब सभी कैरेक्टर्स में से एक है। अपने पेरेंट्स की मौत के बाद वो एक क्राइम फाइटर बनता है। बैटमैन को जो चीज़ सुपर हीरो बनाती है वो है उसका जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, उसका पैसा और उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स। चलो एक काम करो, अभी आप वीडियो को पॉज करो और नीचे मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि नंबर 1 कौन होगा। लिख दिया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे है अपना टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन। अब जो बंदा एक गुफा में बैठ के कबाड़ से आयरन मैन सूट बना सकता है उसे तो इस लिस्ट पे नंबर 1 होना ही था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टोनी अपने सूट के बिना कुछ नहीं कर सकता। टोनी अपने सूट के बिना भी बहुत कुछ है, और ये बात हमें कैप्टन अमेरिका से पूछनी चाहिए। टोनी की सुपर पावर्स है उसका इंटेलेक्ट, उसका पैसा और उसका आयरन मैन सूट। टोनी का सूट उसे कई सारी एबिलिटीज देता है, जैसे कि फ्लाइट, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ,
प्रोजेक्टाइल्स फायर करने की एबिलिटी और भी बहुत कुछ। अब अगर मैंने ज़्यादा कुछ बोला तो आप लोग मेरे से सिर्फ एक ही चीज़ बोलोगे, कुछ नया बताओ। तो भाई आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि इस लिस्ट में और भी बहुत सारे हीरोज़ होने चाहिए थे, जैसे कि आमाडेस जो, क्वेश्चन, मिस्टर टेरिफिक और भी कई। लेकिन मैं बाद में एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सभी बिना पावर वाले सुपर हीरोज़ को इंक्लूड करूंगा। लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। हेलो भाई लोग, कैसे हो? तो यार आज हम मार्वल और डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीरोज की सबसे पावरफुल फॉर्म को कंपेयर करेंगे, जो कि है डीसी की तरफ से सुपरमैन और मार्वल की तरफ से थॉर। इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के पावर्स के बारे में बताऊंगा और फिर आप लोग डिसाइड करेंगे कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुपरमैन की। तो भाई अगर आपको लगता है कि ये सुपरमैन का सबसे ज्यादा पावरफुल वर्जन है तो शायद आप गलत हो। सुपरमैन का मोस्ट पावरफुल वर्जन ये है और इसका नाम है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। वैसे तो सुपरमैन का ये वर्जन एक रोबोट है, लेकिन इसके पास कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज हैं, जैसे कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन फोर्थ वॉल को ब्रेक कर सकता है। ये रीडर्स को कॉमिक पढ़ते हुए देख सकता है, उन्हें फील कर सकता है। लेकिन अब आप सोच रहे हो ये तो डेडपूल भी कर सकता है, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तो और सुनो, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे डीसी यूनिवर्स से बड़ा है। सॉरी, डीसी मल्टीवर्स से ज्यादा बड़ा है। मल्टीवर्स समझ रहे हो ना आप, जिसमें डीसी के सारे यूनिवर्सेस हैं, जैसे कि अर्थ 1, अर्थ 2, न्यू 52 और भी कई। वैसे तो कॉमिक्स में हमें ये सुपरमैन सिर्फ 2 बार देखने को मिला है, जिसमें वो मैंड्रैक से लड़ता है और उसे हराता भी है। मैंड्रैक जो कि लाइफ का ऑपोजिट है, यानी कि डेथ। यानी कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने मौत को हराया था। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके लिए मल्टीवर्स एक स्टोरी जैसा है, और वो जब चाहे तब उसे बदल सकता है। मतलब कि वो नए कैरेक्टर्स को बना सकता है, पुराने कैरेक्टर्स को हटा सकता है, किसी भी पास इंसिडेंट को चेंज कर सकता है। हमने अभी तक जितनी भी स्टोरीज पढ़ी हैं उन सबको बदल सकता है। मतलब कि तुम जो कुछ भी सोच सकते हो वो ये सब कर सकता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की पावर्स हैं इमॉर्टैलिटी टाइप 1 एंड टाइप 2, रीजनरेशन, रियलिटी रैपिंग, फ्लाइट, अडेप्टेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, क्वांटम मैनिपुलेशन, हायर डायमेंशनल मैनिपुलेशन, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन और भी कई। तो चलिए बात करते हैं र्यून किंग थॉर की। ओडिन की मौत के बाद थॉर अपने पिता के रास्ते पे चलता है और एंशिएंट रूइंस का मैजिक हासिल करता है, जिसके लिए उसे अपनी दोनों आंखें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं और अल्टीमेटली मरना भी पड़ता है। इसके बाद उसे कई सारी नई पावर्स मिलती हैं, जैसे कि पास्ट और फ्यूचर को देखने की पावर, प्रेजेंट को कंट्रोल करने की पावर, किसी भी चीज़ को एटॉमिक और क्वांटम लेवल पे देखने की पावर, यूनिवर्स की अनलिमिटेड नॉलेज और भी बहुत कुछ। र्यून किंग थॉर बड़ी आसानी से मैंगो को खत्म कर देता है, लोकी की गर्दन धड़ से अलग कर देता है, लेकिन फिर भी उसे जिंदा रखता है और एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स को हराता है। तो इस सब से आप र्यून किंग थॉर की पावर का लेवल समझ गए होंगे। और अब आपको नीचे कमेंट्स में डिसाइड करना है कि ज्यादा पावरफुल कौन है, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन या फिर र्यून किंग थॉर। और मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि आपको कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन पे एक ओरिजिनल वीडियो चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इस पर कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस कैरेक्टर की बात करने वाले हैं वो ड्रैगन बॉल जी के स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स में से एक है। ब्राउली का फर्स्ट अपीयरेंस 1993 ड्रैगन बॉल जी ब्राउली द लेजेंडरी सुपर सेन में हुआ था। ब्राउली और गोकू एक ही दिन पे पैदा हुए थे, पर उनके पावर लेवल्स में जमीन आसमान का अंतर था। ब्राउली का पावर लेवल 10,000 था, पर गोकू का 2 भी नहीं था। ये सब देख के किंग वेजिटा ने सोचा इतना पावरफुल सेन आगे चल के बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और इसे अभी मार देना चाहिए। किंग वेजिटा ब्राउली को मारने का ऑर्डर दे देता है। जब ब्राउली के फादर पैरागस को ये बात पता चलती है तब वो किंग वेजिटा से अपने बेटे की जिंदगी के लिए भीख मांगता है, पर किंग वेजिटा उसकी एक नहीं सुनता और उसे भी एक एनर्जी ब्लास्ट मार के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ ब्राउली को चाकू मार दिया जाता है। उसे और उसके पिता पैरागस को प्लैनेट वेजिटा पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसे फ्रीजा उस टाइम डिस्ट्रॉय कर रहा था, पर ब्राउली अभी तक नहीं मरा था। उसमें अभी भी इतनी पावर बाकी थी कि वो खुद को और अपने पिता दोनों को बचा सके, और उसने ऐसा ही किया। 30 साल बाद ब्राउली और गोकू आमने सामने थे।
गोकू को देखते ही ब्राउली का दिमाग खराब हो जाता है और वो खुद पर से कंट्रोल खो देता है और एक 9 फीट के लेजेंडरी सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेजेंडरी सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होते वो वहाँ पे खड़े एक एक बंदे की धुलाई करना चालू कर देता है, यहाँ तक कि वो अपने बाप को भी मार डालता है। ब्राउली हर जी फाइटर को पटक पटक के मारता है और शायद ही किसी विलन ने जी फाइटर्स की इतनी बुरी तरीके से धुलाई की होगी। जब सारे के सारे जी फाइटर्स थक के हार चुके थे तब गोकू अपनी पूरी ताकत लगा के ब्राउली को उसी जगह पे पंच मार देता है जहाँ पे उसे चाकू मारा गया था। पंच लगते ही ब्राउली की बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। कुछ टाइम बाद ब्राउली अर्थ पे वापस आता है अपना बदला लेने के लिए, पर फिर से उसका वही हाल होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी ब्राउली की बात होती है तब सबके मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ब्राउली गोकू से इतनी नफरत क्यों करता था। वैसे तो ये बात कहीं पर मेंशन नहीं है, पर इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि जब ब्राउली पैदा हुआ तो वो किसी भी सेयन बेबी के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि चाकू मारे जाने के बावजूद भी वो मरा नहीं था। इसके साथ साथ उसका ब्रेन भी काफी पावरफुल था। पहले दिन से ही वो जानता था कि उसका पिता कौन है। क्योंकि ब्राउली सुपर स्ट्रेंथ, सुपर हियरिंग जैसी एबिलिटीज के साथ पैदा हुआ था, तो शायद गोकू के रोने की वजह से उसे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसी वजह से ब्राउली पहले दिन से ही गोकू से नफरत करने लगा था। और क्योंकि उसका ब्रेन और उसकी मेमोरी काफी पावरफुल थी तो उसे ये बात हमेशा याद रही। मतलब एक बार आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको बचपन में कोई बहुत परेशान करे और अगर जवानी तक आपको ये बात याद रही और अगर वो बंदा आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? उसके पैर तो छुएंगे नहीं, सीधे उसकी धुलाई करना चालू कर देंगे। तो बस वही ब्राउली ने भी किया। पर फिर भी ये सिर्फ एक थ्योरी है और ये गलत भी हो सकती है। अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई चीज गलत हो गई है या फिर हमसे कोई चीज मिस हो गई है तो प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो डैमियन वेन पे है, जिसे हम सब सन ऑफ बैटमैन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डैमियन वेन बेटा था ब्रूस वेन और टालिया अल गुल का, जिसे हमने क्रिश्चियन बेल की द डार्क नाइट राइजेस में देखा है, जो कि बेटी थी वाजल गुल की, जिसने बैटमैन को ट्रेन किया था। डैमियन वेन को लीग ऑफ असैसिन्स ने टालिया और ब्रूस के डीएनए से बनाया था। डीसी की एनिमेटेड मूवी सन ऑफ बैटमैन में हमें दिखाया गया डैमियन के घर यानी कि लीग ऑफ असैसिन्स के हेडक्वार्टर पर डेथस्ट्रोक यानी कि स्लेड विल्सन हमला कर देता है और डैमियन के ग्रैंडफादर यानी कि राज अल गुल को मार डालता है, जिसके बदले डेमियन स्लेड की एक आंख फोड़ देता है, जिसके बाद उन्हें वहां से भागना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि टालिया और डेमियन गौथम आ चुके हैं और टालिया डेमियन को उसके पिता से पहली बार मिलवाती है और उसे ब्रूस के पास छोड़ देती है ताकि वो सेफ रहे। एक दिन ब्रूस डेमियन को बताता है कि हम क्रिमिनल्स को नहीं मारते, पर डेमियन कहता है कि उसे क्रिमिनल्स की लाइफ की कोई भी परवाह नहीं है। उस वक्त डेथस्ट्रोक यानी कि स्लेड विल्सन एक साइंटिस्ट को किडनैप करके उससे एक फॉर्मूला पे काम करवाता है, जिससे कि कोई भी आदमी एक मैन बैट में ट्रांसफॉर्म हो जाए। इसी बीच टालिया डेथस्ट्रोक के हेडक्वार्टर पे बदला लेने के इरादे से अटैक करती है, पर वो पकड़ी जाती है। डेमियन और बैटमैन उस साइंटिस्ट को डेथस्ट्रोक के लोगों से बचाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि डेथस्ट्रोक ने उसकी बेटी और बीवी दोनों को ही कब्जे में कर रखा है, इसकी वजह से उस साइंटिस्ट को डेथस्ट्रोक की बात माननी पड़ी। अगर वो नहीं मानता तो वो उन दोनों को मार डालता। फिर बैटमैन और रॉबिन उन्हें बचाने जाते हैं। रॉबिन को पता चलता है कि उसकी माँ टालिया भी डेथस्ट्रोक के कब्जे में है। पता चलते ही वो बैटमैन को बिना बताए अकेले ही टालिया को बचाने निकल जाता है। आखिर में जब डेमियन और डेथस्ट्रोक की फाइट हो रही होती है तब डेथस्ट्रोक हार जाता है और डेमियन से कहता है कि वही करो जो तुम्हें सिखाया गया है, तुम एक असैसिन हो, जो तुम्हारे दादा ने सिखाया है वही करो और मार डालो मुझे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। के बदले में डेमियन डेथस्ट्रोक से कहता है कि मैं अपने पिता का भी बेटा हूँ और वो डेथस्ट्रोक को मारने से इनकार कर देता है। फ्रेंड्स, ये थी डेमियन वेन की कहानी और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आपने ड्रैगन बॉल जीटी में गोकू जूनियर को तो जरूर देखा होगा और शायद आपके मन में ये सवाल कई बार आया होगा कि गोकू जूनियर आखिर तब क्यों था। गोकू के पास पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने की ताकत थी, पर गोकू जूनियर एक शहर भी नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता था। पर ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो देखते रहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको आखिर में आपके सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि सेयन्स की टेल के बारे में था, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये वाला वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने वो वाला वीडियो देख लिया तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गोकू जूनियर ग्रैंडसन था पैन का और ग्रेट ग्रैंडसन था गोकू का। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया, गोकू में 100% सीएन डीएनए था और चीची में 100% ह्यूमन डीएनए था, जिसकी वजह से गोहान को 50% ह्यूमन डीएनए मिला और 50% सीएन डीएनए मिला। तो अब बात आती है पैन की। पैन को जो 50% डीएनए गोहान से मिला उसमें 25% सीएन डीएनए था और 25% ह्यूमन डीएनए था, और उसे जो 50% डीएनए विडेल से मिला वो प्योर ह्यूमन था। तो आखिर में पैन के पास 75% ह्यूमन डीएनए था
और सिर्फ 25% सेकेंड डीएनए था। तो अब आते हैं पैन के बेटा या बेटी पे। वैसे तो हमें नहीं पता कि पैन को बेटा था या बेटी थी, लेकिन अगर आपको पता है तो प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पैन के बेटा या बेटी को 50% डीएनए जो अपने फादर से मिला वो प्योर ह्यूमन था, और जो 50% पैन से मिला उसमें 37.5% ह्यूमन था और 12.5% सेयन था। तो अब आते हैं गोकू जूनियर पे। गोकू जूनियर को पैन के बेटा या बेटी से जो 50% डीएनए मिला उसमें 43.75% ह्यूमन डीएनए था और 6.25% सेयन डीएनए था, और उससे जो 50% डीएनए अपने दूसरे पेरेंट्स से मिला वो 100% ह्यूमन था। तो इस तरह से गोकू जूनियर में सिर्फ 6.25% सेयन डीएनए था, जिसकी वजह से वो गोकू के कंपेयर में काफी ज्यादा वीक था। पर फिर भी ये सिर्फ एक थ्योरी है और ये गलत भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ गलत हो गया है या फिर हमसे कोई चीज मिस हो गई तो प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में कई बार ये सवाल आया होगा कि आखिर ट्रंक्स और गोटेन की टेल क्यों नहीं थी। गोहान के पास टेल थी तो गोटेन के पास भी होनी चाहिए, पर नहीं थी, ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो देखते रहिए और हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस बात को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमने कुछ थ्योरीज बनाई है, तो चलिए एक नजर इन पे भी डाल लेते हैं। थ्योरी नंबर 1, जैसा कि हम सब जानते हैं यूनिवर्स 7 के सारे फुल ब्लड सेयंस की टेल थी, जैसे कि गोकू, वेजिटा, ब्राउली, बारडॉक और भी कई, पर हाफ ब्लड सेयंस में सिर्फ गोहान के पास टेल थी। इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि चीची फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से गोहान की टेल ग्रो हो पाई, और शायद गोटैंग के पास भी टेल थी, पर ऐसा हो सकता है कि उसे बचपन में ही काट दिया गया हो ताकि वो फुल मून को देखते ही जायंट एप में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। अब थ्योरी नंबर 2 आती है ट्रंक्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं बुल्मा चीची के कंपेयर में काफी वीक थी, तो इस वजह से शायद ट्रंक्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया और उसकी टेल ग्रो नहीं हो पाई। अब हम आते हैं थ्योरी नंबर 3 पे। तो जहाँ तक पैन की बात हुई तो इस सबको हम इस तरह से समझ सकते हैं, गोहान में 50% गोकू का डीएनए था और 50% चीची का डीएनए था, और पैन में 50% डीएनए विडेल का था और 50% डीएनए गोहान का था। जो 50% डीएनए गोहान का था उसमें भी 25% गोकू का था और 25% चीची का था। तो इस तरह से गोहान एक हाफ ब्लड सेयन था, पर विडेल एक फुल ब्लड ह्यूमन थी। अब टोटल 100% में से 50% डीएनए विडेल का था जो कि प्योर ह्यूमन था, और जो 50% डीएनए गोहान का था उसमें 25% ह्यूमन था और 25% सेयन था। अगर हम पैन के अंदर मौजूद सारे ह्यूमन डीएनए को ऐड कर दें तो उसे 50% मिलेगा अपनी माँ से, उसे 25% ह्यूमन डीएनए मिलेगा अपने बाप से, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे 75%, और सेयन डीएनए सिर्फ 25% रह जाएगा। तो जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट ही खुद को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि जो पार्ट ज्यादा होगा वही खुद को रिप्रेजेंट करेगा, और क्योंकि पैन में ह्यूमन डीएनए ज्यादा था सीएन डीएनए के कंपेयर में, तो इसी वजह से पैन की टेल भी नहीं थी। तो अब थ्योरी नंबर 4 पे आते हैं, जो कि यूनिवर्स 6 के सीन्स के बारे में है। इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि सर अकीरा टोरियामा ड्रैगन बॉल जी के सारे फैंस को शॉक देकर ये बताना चाहते थे कि दूसरी यूनिवर्सेस में भी सेयंस एग्जिस्ट करते हैं, पर अगर वो यूनिवर्स 6 के सेयंस की टेल बना देते तो सबको ये बात पता चल जाती और सारा सरप्राइज खराब हो जाता। पर इसके अलावा इस बात का एक दूसरा एक्सप्लेनेशन भी है, तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है। जैसा कि मैंने अपनी थर्ड थ्योरी में बताया, पैन में सिर्फ 25% सेयन डीएनए था, जिसकी वजह से उसकी टेल नहीं थी, तो वही चीज यहाँ पर भी हो सकती है, और शायद यूनिवर्स 6 के सेयंस में 25% से भी कम सेयन डीएनए हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी बॉडी नॉर्मल सेयंस के कंपेयर में काफी ज्यादा वीक दिखती है, पर फिर भी ये सिर्फ एक थ्योरी है और ये गलत भी हो सकती है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को एक फ्रेंड की डिमांड पे बनाया गया था, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमसे कोई भी गलती हो गई है या फिर हमसे कोई पॉइंट मिस हो गया है तो प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेसन टॉड की, जिसे हम सब सेकंड रॉबिन या फिर रेड हुड के नाम से जानते हैं। डीसी के न्यू 52 वर्जन में जेसन टॉड के बारे में काफी डिटेल से बताया गया है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जेसन बेटा था कैथरीन एलिजाबेथ और विलिस टॉड का। उसकी माँ एक अमीर घराने से थी, पर उसके पिता एक क्रिमिनल थे। जेसन के पैदा होने के बाद उसकी माँ मेंटली अपसेट हो गई और एक ड्रग एडिक्ट बन गई कि तभी एक दिन उसके पिता को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनकी मौत जेल में ही हो जाती है। इसके बाद
जेसन अपने पिता की तरह एक क्रिमिनल बन जाता है और हर वो गलत काम करता है जो कुछ भी उसके पिता ने उसे सिखाया था। एक बार चोरी करते वक्त उसे काफी चोट आ जाती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात लेस्ली थॉम्सन नाम की एक डॉक्टर से होती है। ये डॉक्टर जेसन की बहुत देखभाल करती हैं, लेकिन बदले में जेसन उनका प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स चुरा के भागने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे वो खिड़की से बाहर निकलता है, वो सीधे बैटमैन की गाड़ी के सामने आके गिरता है और बैटमैन उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वहाँ पे काफी शोर मचता है और लेस्ली थॉम्सन वहाँ पे आ जाती है। वो बैटमैन से कहते हैं कि प्लीज 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 जेसन को पुलिस के हवाले ना करें। फिर बैटमैन जेसन को वेन मैनर में रहने के लिए ले आता है। फिर एक दिन ब्रूस जेसन को बताता है कि वो भी उसकी तरह बचपन में अनाथ हो गया था और कैसे उसके पेरेंट्स को गोली मार दी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस जेसन को बैट केव में लेके आता है और उसे बताता है कि इससे पहले भी एक रॉबिन था, पर अब वो बड़ा हो चुका है और उसे एक नए साथी की तलाश है। तो कई महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद जेसन सेकंड रॉबिन मिलता है। तो क्राइम को खत्म करने का उसका तरीका बैटमैन से बिल्कुल ही अलग था। अगर उसने एक बार किसी भी क्रिमिनल की पिटाई करना चालू किया तो जल्दी रुकता ही नहीं था। और ये सब देख के ब्रूस काफी परेशान हो रहा था। फिर एक दिन रॉबिन बैट कंप्यूटर में अपनी माँ की तस्वीर देखता है और उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। उसे लगता था कि उसकी माँ मर चुकी है, पर नहीं, वो जिंदा है और वो सही सलामत है और वो मिडिल ईस्ट में रह रही थी। ये पता चलते ही वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए मिडिल ईस्ट निकल जाता है और जब वो फाइनली अपनी माँ को ढूंढ लेता है तभी सब कुछ बदल जाता है और हमें ये पता चलता है कि ये सब जोकर का प्लान था रॉबिन को फंसाने के लिए। बाद जोकर रॉबिन को पकड़ के उसे बार बार क्रोबार से मारता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और अगर वो पिटाई से नहीं मरता, इसलिए जोकर ने उसके लिए बॉम्ब छोड़ दिया था, जिससे कि वो जरूर मर जाता। जैसे ही बैटमैन को सब कुछ समझ में आता है, वो टाइम पे पहुंचने की पूरी कोशिश कर, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बॉम्ब फट चुका था और जेसन मर चुका था। फिर हम देखते हैं कि मरा हुआ जेसन दोबारा जिंदा हो चुका था और वो किसी गड्ढे से बाहर आ रहा था। एक गड्ढा था लाज़रस पिट, जिसमें पावर्स थी किसी भी इंजर्ड आदमी को हील करने की और किसी भी बूढ़े आदमी को दोबारा जवान करने की। जेसन को बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि टालिया अल गुल थी, जिसे हमने क्रिश्चियन बेल की बैटमैन में देखा है, जो कि बेटी थी वेश अल गुल की, जिसने ब्रूस को ट्रेन किया था। जेसन का दोबारा जन्म हो चुका था, पर रॉबिन मर चुका था और वो अब पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका था। फिर कई सालों तक जेसन लीग ऑफ असैसिन्स के साथ काम करता है, पर अल्टीमेटली वो एक दिन गॉथम आता है। तो वहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि जोकर अभी भी जिंदा है। ये सुन के जेसन बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे बैटमैन पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने अभी तक जोकर को नहीं मारा है। अगर उसने जोकर को मार दिया होता तो बहुत सारे क्राइम्स होते ही नहीं और आज वो इस हालत में भी नहीं होता। उसे ये लगा कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार अल्टीमेटली बैटमैन ही है, तो उसने बैटमैन से बदला लेने की सोची और वो ये बात सबको बताना चाहता था कि वो वापस आ चुका है। वो दरअसल बैटमैन और जोकर दोनों से ही अपना बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने बैटमैन का पुराना नाम रख लिया, जो कि था रेड हुड। तो ये थी कहानी उस बच्चे की जिसका सब कुछ छिन गया था और पहले वो क्रिमिनल बना और फिर एक हीरो। और हाँ, एक और बात, आखिर में जेसन बैटमैन के साथ आ जाता है और वो दोनों फिर से साथ साथ काम करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। और अगर हमसे कोई भी गलती हो गई है या फिर हमसे कोई पॉइंट मिस हो गया है तो प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, रेड हुड पे एक एनिमेटेड मूवी भी बनी थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा जिन्होंने भी मेरे पिछले वीडियोस को देखा है, उन्हें लाइक किया है और इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू वेरी मच। तो आज की इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल जी के दो फ्यूजन्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फ्यूजन ज्यादा पावरफुल है और कौन सा फ्यूजन ज्यादा बेटर है। ये समझने के लिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये दोनों फ्यूजन्स हैं क्या और कैसे होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे वेजिटो की। गोकू और वेजिटा ने जब पोटारा इयररिंग्स का यूज किया, जो फ्यूजन बना उसे हम सब वेजिटो के नाम से जानते हैं। फिर हम गोजिटा पर आते हैं, जो कि फ्यूजन डांस का रिजल्ट था गोकू और वेजिटा के बीच में। कौन ज्यादा पावरफुल है ये समझने के लिए हमने कुछ थ्योरीज बनाई हैं, तो चलिए एक नजर इन पे भी डाल लेते हैं। थ्योरी नंबर 1, वैसे तो वेजिटो के नाम से ये पता चलता है कि इसमें वेजिटा का ज्यादा पार्ट है गोकू के कंपेयर में। मान लीजिए 60% वेजिटा का है और 40% गोकू का, और गोजिटा में गोकू का पार्ट ज्यादा होना चाहिए। मान लेते हैं 60% गोकू का और 40% वेजिटा का। और जैसा कि हम सब जानते हैं, गोकू का पावर लेवल
वेजिटा से हमेशा एक कदम आगे ही रहता है। तो इस तरह गोजिटा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये तो थी हमारी फर्स्ट थ्योरी। चलिए अब दूसरी थ्योरी की तरफ जरा नजर डालते हैं। हमारी सेकंड थ्योरी फर्स्ट थ्योरी को पूरी तरह से कैंसिल कर देती। चलिए देखते हैं क्यों। अगर आपको याद होगा ड्रैगन बॉल जी का वो एपिसोड जिसमें गोटेन और ट्रंक्स फ्यूज होके गोटेंग्स बनते हैं, तब ट्रंक्स को अपना पावर लेवल डाउन करके गोटेन के पावर लेवल पे आना पड़ा था। जो फ्यूजन बना था उसे गोटेंग्स कहा गया, पर उस टाइम ट्रंक्स की पावर ज्यादा थी। तो इस तरह से हमारी सेकंड थ्योरी हमारी फर्स्ट थ्योरी को कैंसिल कर देती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सर अकीरा टोरियामा के पास कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था फ्यूजन्स के बारे में, तभी शायद कहीं पर भी इस बारे में मेंशन नहीं कि कौन सा फ्यूजन ज्यादा पावरफुल है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद फ्यूचर में हमें बताया जाए कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो भी एक लॉजिकल रीजन के साथ। लेकिन फिलहाल के लिए ये बता पाना बहुत मुश्किल है। पर दोनों फ्यूजन्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, तो चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। तो सबसे पहले वेजिटो के एडवांटेजेस और गोजिटा के डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इस फ्यूजन में किसी को भी अपना पावर लेवल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना पड़ता, पर फ्यूजन डांस में पावर लेवल सेम होना चाहिए। और दूसरी बात, इस फ्यूजन की ड्यूरेशन काफी लंबी है गोजिटा की ड्यूरेशन के कंपेयर में। चलिए गोजिटा के एडवांटेजेस और वेजिटो के डिसएडवांटेजेस देखते हैं। फ्यूजन में इयररिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती है, पर वेजिटो में फ्यूज होने के लिए इयररिंग्स चाहिए ही चाहिए। तो भाइयों, मुझे वेजिटो के एडवांटेजेस गोजिटा से ज्यादा लगे। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि वेजिटो ज्यादा बेटर है गोजिटा के कंपेयर में, पर इनकी पावर का एग्जैक्ट कंपैरिजन देना बहुत मुश्किल है। बारे में कहीं पे मेंशन भी नहीं है। पर जहाँ तक मुझे लगता है इन दोनों के पावर लेवल में 19-20 का फर्क होना चाहिए, क्योंकि फ्यूजन करने वाले लोग तो सेम है, बस तरीका अलग है। पर फिर भी वेजिटो एक बेटर ऑप्शन गोजिटा के कंपेयर में। फाइट करते वक्त हमने देखा है गोजिटा का फ्यूजन ब्रेक हो जाता है, और ऐसा गोटेंग्स और गोजिटा सुपर सीन 4 के साथ भी हुआ है। तो इस वजह से दोनों फाइटर्स की लाइफ खतरे में आ जाती है। फिर भी ये सिर्फ थ्योरी है और ये गलत भी हो सकती है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो की डिमांड की थी सिजोन ने, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और अगर आपको लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है या फिर हमसे कोई पॉइंट मिस हो गए, तो प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि कहीं आपको हमारा कोई भी वीडियो समझने में प्रॉब्लम तो नहीं होती है। आखिर में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई बार सोचा होगा कि क्या गोकू सारे मेन हीरोज जैसे कि इचिगो, नारुतो, साइतामा, लूफी और नात्सु को हरा सकता है? तो जवाब है हाँ, वो हरा सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहूंगा कि मुझे दूर से किसी भी हीरो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इचिगो और लूफी तो मेरे फेवरेट हीरोज हैं। पर फिर भी जो सच है वो सच है, और इसे क्रिएटर्स के अलावा कोई नहीं बदल सकता। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आखिर क्या चीज गोकू को बाकी हीरो से अलग बनाती है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कौन से हीरो का सबसे ज्यादा चांस है गोकू से जीतने का, और कौन सा हीरो गोकू के लिए खतरा बन सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम हर हीरो की एबिलिटी देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि कौन सा हीरो गोकू की ताकत की बराबरी कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले गोकू की एबिलिटीज देखते हैं, जो कि हैं फ्लाइट, केओकेन, ज़ेंकाई बूस्ट, टेलीपोर्टेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और भी बहुत कुछ। फिर हम आते हैं नंबर 5 पे, जो कि है नारुतो। नारुतो की एबिलिटीज हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सेल्फ रेप्लिकेशन, एनर्जी अटैक्स और भी बहुत कुछ। फिर नंबर 4 पे आता है नात्सु ड्रैगनर। नात्सु की एबिलिटीज हैं स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, मैजिक अटैक्स और ब्लास्ट अटैक्स। इसके बाद नंबर 3 पे आता है लूफी, और इसकी एबिलिटीज हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर इलास्टिसिटी, सुपर एंड्योरेंस और इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। फिर नंबर 2 पे आता है इचिगो, जिसकी एबिलिटीज हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइट, बंकाई ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी अटैक्स। फिर नंबर 1 पे आता है साइटामा, जिसकी एबिलिटीज हैं वन पंच किल, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और फ्लाइट। वैसे तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ यहाँ पे हर हीरो के पास है, लेकिन इन सब का लेवल अलग अलग है। जैसे कि अगर हम गोकू को 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दें, तो साइटामा को 8 आउट ऑफ 10 मिलने चाहिए, इचिगो को 6 आउट ऑफ 10, लूफी को 5 आउट ऑफ 10, नात्सु को 4 आउट ऑफ 10 और नारुतो को 3 आउट ऑफ 10। पर स्ट्रेंथ के अलावा ऐसी भी बहुत सारी चीजें जो कि गोकू को ये फाइट जिता सकती हैं, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, सुपर स्पीड, फ्लाइट और हाँ सबसे जरूरी डिस्टेंस अटैक्स। फिर भी जिस कैरेक्टर से गोकू को सबसे ज्यादा खतरा है वो है साइटामा। इसके जीतने के चांसेस 50-50 हैं, क्योंकि भले ही साइटामा के पास वन पंच किल की पावर हो, पर इसके लिए उसे गोकू के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ना ही वो लूफी की तरह फ्लेक्सिबल, ना उसके पास दूसरे हीरोज की तरह डिस्टेंस अटैक्स हैं। लेकिन अगर किसी तरह साइटामा ने गोकू को एक पंच मार दिया तो गोकू मर जाएगा, पर फिर भी उसके पास ड्रैगन बॉल्स हैं, जिसकी मदद से उसके दोस्त उसे दोबारा जिंदा कर सकते हैं।
सकते हैं और फिर वो साइटामा को मार सकता है। पर पहली बात, वो साइटामा को अपने आसपास आने ही नहीं देगा, क्योंकि वो ये बात जानता है कि साइटामा उसे बहुत ही आसानी से मार सकता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है या फिर हमसे कोई पॉइंट मिस हो गया है, प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो की डिमांड की थी ऑसम Y2J ने, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो लोग मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जिस कैरेक्टर पे है उसे हम में से कई लोग पायरेट किंग के नाम से भी जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं मंकी डी लूफी का ओरिजिन। लूफी का फर्स्ट अपीयरेंस एनिमे वन पीस के एपिसोड 1 में हुआ था। लूफी बेटा था उस समय के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मंकी डी ड्रैगन का। जब लूफी 7 साल का था तब उसकी मुलाकात कैप्टन रेड हेयर शैंक्स से हुई और उन्हीं से ही वो पायलट बनने के लिए इंस्पायर हुआ। खुद को एक काबिल पायलट साबित करने के लिए उसने अपने चेहरे पे चाकू से एक निशान बनाया था। इसके बाद हम देखते हैं जब वो कैप्टन शैंक्स के साथ था तब उसने गम गम फ्रूट खा लिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी रबर की तरह फ्लेक्सिबल बन गई थी। फिर कुछ समय बाद लूफी वन पीस ढूंढने निकल जाता है, जो कि एक खजाना था। सफर के दौरान उसकी मुलाकात अपने दोनों भाइयों से होती है। लूफी के पास कई एबिलिटीज हैं जो कि उसे फैन फेवरेट हीरो बनाती हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर एंड्योरेंस, सुपर इलास्टिसिटी और इलेक्ट्रो रेजिस्टिविटी। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है या फिर हमसे कोई पॉइंट मिस हो गया है, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताएं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो की डिमांड की थी पोकेमॉन बेस्ट विशेस ने, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भाई, अगर वीडियो छोटा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ करना, पर इस टॉपिक पे ज्यादा कुछ मेंशन नहीं था। और जो लोग मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस डीसी कैरेक्टर की बात करेंगे वो बैटमैन का सबसे पहला साइडकिक था, जिसे हम डिक ग्रेसन या नाइटविंग के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं डिक ग्रेसन का कॉमिक बुक ओरिजिन। वैसे तो नाइटविंग के कई ओरिजिन हैं, पर हम आज न्यू 52 के ओरिजिन की बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डिक ग्रेसन का पूरा नाम रिचर्ड डिक ग्रेसन था और वो बेटा था द फ्लाइंग ग्रेसन्स का, जो कि स्टंट परफॉर्मर्स थे हेली सर्कस में। रिचर्ड के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और वो भी उनसे बहुत प्यार करता था। एक दिन जब उसकी माँ का बर्थडे था तो वो उनके लिए गिफ्ट लाया किसी को बिना बताए, जो कि एक गोल्डन कलर का ब्रेसलेट था जिसपे 2 रोमेंस बनी हुई थी, जो कि उसके पेरेंट्स की तरफ इशारा कर रही थी। गिफ्ट देख के रिचर्ड की माँ बहुत खुश हुई। ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकती और उसी रात द फ्लाइंग ग्रेसन्स के साथ एक हादसा हो जाता है। रिचर्ड के पेरेंट्स उसी की आंखों के सामने गिरकर मर जाते हैं। उस वक्त ऑडियंस में काफी लोग बैठे हुए थे, जिनमें ब्रूस वेन भी शामिल था। उसे याद आता है कि एक रात उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसके माता पिता को भी उससे छीन लिया गया था। उसने रिचर्ड की आंखों में डर देखा और उसे महसूस किया, उसके दर्द को महसूस किया कि कैसे एक झटके में ही उस बच्चे का उससे सब कुछ छीन लिया गया था। उसके बाद हमें पता चलता है कि रिचर्ड के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार टोनी ज़ुको नाम का एक आदमी था। ये पता चलते ही रिचर्ड उस आदमी की तलाश में निकल जाता है ताकि वो उससे अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले सके। पर बैटमैन दूर से ये सब देख रहा होता है। रात जब रिचर्ड को कोई गोली मारने वाला होता है तब बैटमैन आके उसे बचा लेता है और रिचर्ड को अपने साथ बैट केव में ले आता है और उसे बताता है कि वो ज़ुको का काफी समय से पीछा कर रहा है और उसने ये सब रिचर्ड को किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए किया। और इसी के साथ बैटमैन अपना नकाब उतारता है और रिचर्ड से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा ज़ुको से तुम्हारा बदला लेने के लिए। फिर कई हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद डिक ग्रेसन रॉबिन बनता है, जिसे आज हम सब जानते हैं, मानते हैं और याद करते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद ही वो बड़ा हो जाता है और नाइटविंग बन जाता है और उसकी जगह ले लेता है जेसन टॉड, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हमें बताइए कि आपको नाइटविंग कैसा लगता है, और अगर हमसे कोई भी गलती हो गई है या फिर हमसे कोई पॉइंट मिस हो गया है तो प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो हम सबको लगता है कि सुपरमैन सारे हीरोज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्वल के पास ऐसे भी कई हीरोज हैं जो कि सुपरमैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मार्वल के टॉप 5 हीरोज की बात करेंगे जो कि सुपरमैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे आता है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। जैसा कि हम सब जानते हैं, हल्क की पावर पूरी तरह से उसके गुस्से पे डिपेंडेंट है और ये हल्क का सबसे ज्यादा गुस्सैल रूप है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की एबिलिटीज हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, थंडर क्लैप, हाई जंप और हीलिंग फैक्टर। इसके बाद नंबर 4 पे आता है ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर लीडर है इम्पीरियल गार्ड्स का, जो कि एक मल्टी एथनिक ग्रुप है सुपर पावर्ड एलियंस का,
और इसकी एबिलिटीज काफी हद तक सुपरमैन से ही मैच करती हैं और इसके अलावा इसका नाम भी काफी हद तक सुपरमैन से ही मैच करता है। येटी की एबिलिटीज हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइट, विजन बीम और हीलिंग फैक्टर। इसके बाद नंबर 3 पे आता है सेंट्री। बॉब रेनॉल्ड्स एक दिन एक सीक्रेट फॉर्मूला पीकर सेंट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सेंट्री की पावर्स भी काफी हद तक सुपरमैन से मैच करती है और तो और इसके पास भी एक ऐसे बिल्कुल सुपरमैन की तरह। सेंट्री की एबिलिटी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, फ्लाइट, एनर्जी ब्लास्ट और हीलिंग फैक्टर। फिर नंबर 2 पे आता है हाइपीरियन। हाइपीरियन की ओरिजिन स्टोरी और पावर्स पूरी तरह ही सुपरमैन की कॉपी है। सुपरमैन की तरह उसका प्लैनेट भी डिस्ट्रॉय हो गया था और उसे किसी दूसरे प्लैनेट पे भेज दिया गया था जब वो बच्चा था। और तो और सुपरमैन की तरह उसको भी हमारे येलो सन से ही एनर्जी मिलती है। हाइपीरियन की एबिलिटीज हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर हियरिंग, विजन ब्लास्ट, फ्लाइट और हीलिंग फैक्टर। फिर नंबर 1 पे आता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। फ्रैंकलिन बेटा है मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमन का। इसके साथ ही साथ वो एक म्यूटेंट भी है और तो और वो मार्वल का स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन कॉस्मिक कैरेक्टर भी है। उसके पास एबिलिटी है रियलिटी को चेंज करने की। का ये मतलब है कि अगर वो चाहे तो सुपरमैन की एग्जिस्टेंस ही खत्म कर सकता है। फ्रैंकलिन की एबिलिटीज है टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, फ्यूचर प्रेडिक्शन और कॉस्मिक मैनिपुलेशन। इन्हीं सारी एबिलिटीज की वजह से हमने फ्रैंकलिन को नंबर 1 पे रखा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ गलती हो गई या फिर हमने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज हमें कमेंट में बताएं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इन लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने भी मेरे पिछले वीडियो को देखा है और इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू यार, इस सबसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वंस अगेन। और यार मैं आप लोगों से एक ये फेवर चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे को बताओ कि मेरी वीडियो से कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं और आप लोगों को कहाँ कहाँ समझने में परेशानी होती है। जैसे कि मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि मेरी आवाज़ काफ़ी भारी तो आपको इस वजह से प्रॉब्लम होती होगी। तो आप इसके अलावा भी जो जो प्रॉब्लम्स है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इन चीज़ों पे इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है उन टॉप 5 कैरेक्टर्स पे जो कि सुपरमैन को हरा सकते हैं। वैसे तो हम सब ये जानते हैं कि सुपरमैन कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एनी वर्ल्ड में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि सुपरमैन को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे विलन्स हैं जो सुपरमैन को हरा सकते हैं। लेकिन आज हम विलन्स की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ हीरोज की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे साइटामा वन पंच मैन से, और इसे वन पंच मैन भी कहते हैं। इसे इसलिए क्यों कहते हैं ये बात भी जान लीजिए। वन पंच मैन के पास ऐसी ताकत है कि वो किसी को भी एक मुक्का मार के ही खत्म कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, किसी को भी एक मुक्का मार के ही खत्म कर सकता है। तो आप लोग अब खुद ही सोच लीजिए कि जब सुपरमैन को वो मुक्का मारेगा तब सुपरमैन का क्या हाल होगा। फिर नंबर 4 पे है पाइकॉन ड्रैगन बॉल जी से। ड्रैगन बॉल जी के एक एपिसोड में हमने देखा कि पाइकॉन ने बड़ी आसानी से फ्रीजा, सेल, किंग कोल्ड और गिनी फोर्स को हरा दिया। और अगर इन सब की ताकत मिला दी जाए तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि सुपरमैन से ये लोग ज़्यादा ही स्ट्रांग होंगे। क्योंकि फ्रीजा ने, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कई बार, फ्रीजा ने कई प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, कई लोगों को मारा है। इनफैक्ट उसने तो एक बार वेजिटा को भी मार दिया था और तो और उसने कई सारे नैमेक्स को एक बार में मार दिया था। और जहाँ तक बात थी सेल की, तो सेल ने फ्यूचर ट्रंक्स को मारा, तब हमें उसकी ताकत का अंदाज़ा हो गया था। मतलब उसने फ्यूचर ट्रंक्स को मारा। आप लोग सोच सकते हैं उसने उस बंदे को मारा जिसने फ्रीजा को मारा था, और फ्रीजा ने उसके बाप को मारा था, वेजिटा को। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सेल में कितनी ताकत होगी। तो वो सुपरमैन से तो काफ़ी स्ट्रांग होगा। फिर नंबर 3 पे आता है वेजिटा द सेम प्रिंस ड्रैगन बॉल जी से। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि क्यों मैंने वेजिटा को नंबर 3 पे रखा है, और इसके बाद वाले कैरेक्टर का भी मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है तो मैं इस पर भी एक नया वीडियो बना दूँगा या फिर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। तो इसके बाद नंबर 2 पे आता है जो कि है गोकू। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें भी आपको मतलब कोई डाउट होगा कि गोकू क्यों सुपरमैन को हरा सकता है। तो अब सीधे नंबर 1 पे आता है जो कि है नात्सु ड्रैगनल फेरी टेल से। मैंने नात्सु को इस रैंक पे इसलिए रखा क्योंकि नात्सु की ज़्यादातर पावर्स मैजिक से रिलेटेड है, और मैजिक क्रिप्टोनाइट के बाद वही चीज़, वो ऐसी चीज़ है जिससे सुपरमैन को हराया जा सकता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। और प्लीज़ 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 मेरे को कमेंट में बता दीजिए कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरे वीडियोज़ में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियोस
मैं मार्वल पे लाने वाला हूँ। अगले वीडियोस में अगले वीडियो में हम मार्वल की उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो कि सुपरमैन को एक टफ कंपटीशन दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों सब्सक्राइब करें अपने चैनल को और बेल आइकन दबा के देखिए अपने वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो हम सब ये बात जानते हैं कि डीसी ने काफी सारी एनिमेटेड मूवीज बनाई हैं और कई बार फैंस इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन सी मूवीज देखें और कौन सी मूवीज छोड़ें। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो सभी अच्छी और सारी देखनी चाहिए, पर आजकल के बिजी शेड्यूल में कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी मूवीज देख पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी डीसी मूवीज के बारे में बताऊंगा जिनमें एक्शन है, ड्रामा है, फैंटेसी है और क्राइम है। वैसे क्राइम सुन के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 7 पर है जस्टिस लीग फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स, जो कि ऑल्टर्ड टाइमलाइन के बारे में है और हमें इसमें एक्वामैन और वंडर वुमन के बीच में वॉर देखने को मिलती है। नंबर 6 पर है बैटमैन बैड ब्लड। इस मूवी में हमारा हीरो यानी कि बैटमैन किडनैप हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए रॉबिन और नाइटविंग अपनी पूरी जान लगा देते हैं। इसके अलावा इस मूवी में हमें बैट फैमिली के काफी सारे मेंबर्स देखने मिलते हैं। नंबर 5 पर है सुपरमैन डूम्सडे। ये मूवी फोकस करती है सुपरमैन की स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेसेस पर। इस मूवी में हमें ये भी देखने मिला कि कैसे सुपरमैन मरने के बाद भी वापस आ जाता है और शायद ऐसे ही कोई सीन हमें जस्टिस लीग में देखने को भी मिल सकता है। नंबर 4 पर है जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन टू अर्थ्स, जिसमें हमें जस्टिस लीग और अर्थ 3 की क्राइम सिंडिकेट के बीच में फाइट देखने मिलती है। नंबर 3 पर है बैटमैन द किलिंग जोक, जिसमें हमें बैटमैन के सबसे बड़े दुश्मन द जोकर का ओरिजिन देखने मिलता है और ये भी दिखाया जाता है कि कैसे सिर्फ एक बुरा दिन किसी को भी हीरो या फिर विलन बनाने के लिए काफी है। नंबर 2 पर है बैटमैन वर्सेस रॉबिन, जो कि द कोर्ट ऑफ आउल स्टोरी आर्क पर बेस्ड है और हमें इसमें फादर एंड सन के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलता है। इसमें एक्शन, इमोशन, क्राइम और वो सब कुछ है जो कि एक बैटमैन फैन को चाहिए होता है। नंबर 1 पर है जस्टिस लीग वॉर, जिसमें हमारे हीरोज अभी तक के सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक विलेन यानी कि डार्क साइड का सामना करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं ये बात जानता हूँ कि ये वीडियो काफी छोटा था, पर अगर मैं इन मूवीज के बारे में आपको इससे ज्यादा कुछ भी बताता तो शायद आप मूवी को एंजॉय नहीं कर पाते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चाहे आप अमीर हो या फिर गरीब, चाहे आप ताकतवर हो या फिर कमजोर, अगर आप स्मार्ट हैं तो आप हर मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो आज हम मार्वल के टॉप 10 स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है मोडॉक, मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन्ड ओनली फॉर किलिंग। इस बंदे का नाम तो काफी डरावना है, पर ये देखने में कुछ खास नहीं लगता, लेकिन आंखें धोखा दे सकती हैं। मोडॉक को एम ने बनाया था, जिसे हम सब एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। काफी बड़ा सिर होने की वजह से यह हमेशा एक हवा चेयर पे बैठा रहता है, जिसे डूम्सडे चेयर कहते हैं। हमने इस कैरेक्टर को एवेंजर्स असेंबल टीवी सीरीज में देखा है और इसके अलावा ये काफी सारे वीडियो गेम्स में भी अपीयर हुआ है। नंबर 9 पे है द लीडर। इसे इसकी पावर्स गामा रेडिएशन से एक्सपोज होने के बाद मिली, ठीक वैसे ही जैसे ब्रूस बैनर यानी कि हल्क को मिली थी। बस फर्क इतना है कि इसे इंटेलिजेंस मिली और ब्रूस बैनर को स्ट्रेंथ। हम इस कैरेक्टर को द इनक्रेडिबल हल्क टीवी सीरीज, हल्क एंड द एजेंट्स ऑफ स्मैश टीवी सीरीज और द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देख सकते हैं। वैसे मैंने पहली बार इस कैरेक्टर को द इनक्रेडिबल हल्क टीवी सीरीज में देखा था। वैसे आपने इसे पहली बार कहाँ देखा था, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद नंबर 8 पर है हैंक मैकॉय, जिसे हम सब द बीस्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस बंदे की अचीवमेंट्स की। हैंक के पास 6 PhD है, जिनमें से एक बायोफिजिक्स भी है। इसके अलावा ये एक जाना माना बायोकेमिस्ट भी है। इसके अलावा ये जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट भी है। इसने उस हार्मोन को डिस्कवर किया जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है और इसे हमने लगभग एक्सपेरिमेंट की हर मूवी में देखा है। इसके बाद नंबर 7 पे है अमाडेस जो। अमाडेस का दिमाग एक हाइपर कंप्यूटर की तरह काम करता है और ये बड़े से बड़े कैलकुलेशन को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकता है। हमने इस कैरेक्टर को अल्टीमेट स्पाइडरमैन टीवी सीरीज और एवेंजर्स कॉन्फिडेंशियल मूवी में देखा है। मैंने तो इसे पहली बार अल्टीमेट स्पाइडरमैन में देखा था। आपने इसे पहली बार कहाँ देखा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद नंबर 6 पे है ब्लैक पैंथर यानी कि टचाला। ब्लैक पैंथर वकांडा का राजा है, मार्वल का सबसे ज्यादा अमीर कैरेक्टर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD और वो भी फिजिक्स में। इसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है और इसके अलावा ब्लैक पैंथर के पास काफी सारी सीक्रेट फाइल्स भी है। ब्लैक पैंथर को हम कई सारी जगह पे देख सकते हैं, जैसे कि अवेंजर्स टीवी सीरीज, अवेंजर्स असेंबल टीवी सीरीज, आयरन मैन टीवी सीरीज, अल्टीमेट अवेंजर्स मूवी और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। मैंने इस कैरेक्टर को पहली बार
बार आयरन मैन टीवी सीरीज में देखा है। आपने इस कैरेक्टर को पहली बार कहाँ देखा था, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद नंबर 5 पे है टोनी स्टार्क। जो बंदा एक गुफा में बैठ के अपना आयरन मैन सूट बना सकता है वो बहुत कुछ कर सकता है, और उसे तो इस लिस्ट पे होना ही था। टोनी MIT से ग्रेजुएट है। उसने क्री टेक्नोलॉजी को हैक किया था, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, क्योंकि क्री ह्यूमन से काफी ज्यादा एडवांस्ड है। और उसने एक नए एलिमेंट को भी बनाया था, और इसके अलावा उसने ऐसे बहुत सारे काम किए जो कि उसे इस लिस्ट पे रखते हैं। हम आयरन मैन को काफी सारी जगह पे देख सकते हैं, फिर चाहे वो मूवीज हो, एनिमेटेड शोज हो या फिर कॉमिक्स हो। और इस कैरेक्टर के बिना हर कहानी अधूरी है। आपने इस कैरेक्टर को पहली बार कहाँ देखा था, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद नंबर 4 पे है डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा हथियार है उसका इंटेलेक्ट। वो पेन ग्रिम यानी कि द थिंग को ठीक कर चुका है। उसने कई सारे इन्वेंशंस किए। वो एक वर्किंग टाइम मशीन भी बना चुका है, और उसका सबसे बड़ा साधन है उसके डूम बॉट्स। इसके बाद नंबर 3 पे है ब्रूस बैनर यानी कि हल्क। वो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है, और इसका दिमाग इतना ज्यादा तेज है कि कोई भी टेस्ट इसकी इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकता। और टोनी स्टार्क ने इसे दुनिया का ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहा था, तो ब्रूस बैनर को तो इस लिस्ट पे होना ही था। इसके बाद नंबर 2 पे है हैंक पिम। हैंक दुनिया के सबसे ज्यादा बेहतरीन बायोकेमिस्ट में से एक है, और ये बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट भी है, जैसे कि सब एटॉमिक फिजिक्स, रोबोटिक्स, साइबरनेटिक्स, प्रोग्रामिंग, ऑप्टिक्स और भी बहुत कुछ। और कॉमिक्स में अल्ट्रॉन को टोनी स्टार्क ने नहीं बल्कि हैंक पिम ने बनाया था। इसके बाद नंबर 1 पे मिस्टर फैंटास्टिक, जो कि फैंटास्टिक 4 के लीडर है, और ये कई चीजों में एक्सपर्ट भी है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सभी लेवल की फिजिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, एलियन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, रोबोटिक्स, कंप्यूटर्स, म्यूटेशंस, ट्रांसपोर्टेशन, होलोग्राफी, एनर्जी जनरेशन और भी बहुत कुछ। और इसके अलावा इन्होंने स्पेस ट्रैवल किया है, टाइम ट्रैवल किया है, और एक्स्ट्रा डायमेंशनल ट्रैवल भी किया है। यही सब कुछ मिस्टर फैंटास्टिक को नंबर 1 पे लगता है। तो अगर आपको इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं आना आजकल। प्लीज कर दो कर दो कर दो प्लीज। और कमेंट में मेरे को बता भी देना कि आपने सब्सक्राइब किया है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2010 में आई हुई मूवी प्रेडेटर्स का सीक्वल देखेंगे, जो कि कॉमिक के फॉर्म में है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सभी मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए अब आते हैं अपनी स्टोरी पे। 2010 की मूवी में हमने देखा था प्रेडेटर्स कुछ इंसानों को एक दूसरे प्लेनेट पे फेंक देते हैं और फिर एक एक करके उनका शिकार करना चालू कर देते हैं, जिनमें से आखिर में सिर्फ 2 लोग बच पाते हैं, जो कि हैं रॉयस और इजाबेल। स्टोरी शुरू होते ही हमें रॉयस की आवाज आती जो कि हमसे कहता है, मैं पिछले 2 महीने से इंतजार कर रहा हूँ उन मॉन्स्टर्स की शिप लौटने का। पहली बार मैंने उसे उड़ा दिया था जब मैं इजी के लिए वापस आया, और वो एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी थी, और अब मैं अपना खुद का नाम तक भूल चुका हूँ। लेकिन अब मेरे रास्ते में जो भी आता है वो मारा जाता है, और मैं इस पहाड़ी का राजा हूँ। आज नहीं तो कल वो एलियंस यहाँ पे आएंगे, और जब वो आएंगे तब मैं उनसे खुद को अर्थ वापस ले जाने के लिए कहूंगा। वो जो कुछ भी मेरे लिए भेजते हैं मैं उसे मार डालता हूँ, और वो हर बार कुछ नया भेजते हैं। वो मुझे ट्रेन कर रहे हैं और वो मुझे हर चीज के लिए तैयार रखना चाहते हैं, पर मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं था। जो आर्मर मैंने बनाया था वो काफी ज्यादा भारी था, और इसीलिए मैंने उसे फेंक दिया। अब जाके थोड़ा हल्का लग रहा है। मैं जानता हूँ कि मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ जिस पर वो नेवी सील नोलन चला था, और अब शायद मेरा अंत करीब है। तभी प्रेडेटर्स वहाँ पे एक मॉन्स्टर को ड्रॉप करते हैं, जिसे देख के रॉयस कहता है, एक और ड्रॉप? जितना मुझे लग रहा है इस सब में उससे ज्यादा वक्त लग सकता है। मुझे नया प्लान बनाना होगा, और अगर मुझे जिंदा बचना है तो मुझे मदद भी चाहिए होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं इजाबेल उस मॉन्स्टर को मार गिराती है, और वो उस मॉन्स्टर की स्किन उसकी बॉडी से अलग कर ही रही थी कि तभी वहाँ पे रॉयस आ जाता है और उसके सामने गिर जाता है। रॉयस की ऐसी हालत देखते ही इजाबेल उसे संभालती है और उसे अपने शेल्टर में ले जाती है, जहाँ पे उससे बोलती है, मैंने तुम्हें कई हफ्तों से नहीं देखा है और तुम मेरे दरवाजे पे लौटे हो सिर्फ मरने के लिए। तो अब आगे क्या? इन्फेक्शंस खत्म हो चुके, मैंने अपना काम कर दिया और अब तुम आजाद हो। जाओ और जाके किसी चीज को मारो, और मुझे देख के ऐसे स्माइल मत करो। तभी रॉयस उसे जवाब देते हुए कहता है, मैंने रियलाइज किया कि तुम सही थी। मैं एक जानवर बंदा हूँ, बिल्कुल उसी के जैसा, नोलैंड जैसा, और मैं अकेले मरूंगा। तभी इजाबेल रॉयस का हाथ पकड़ के कहती है, हाँ तुम एक जानवर बन चुके हो। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं, और रॉयस अपने आप से बोलता है, वो भले ही मुझसे नफरत करती हो पर वो कभी भी मुझे मरने नहीं देगी। अब इसके बाद क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, ये आप खुद ही समझ जाओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब वो लोग सब कुछ कर लेते हैं और आराम से सो रहे थे, तभी रॉयस को कुछ गड़बड़ फील होता है, और तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा प्रेडेटर आ जाता है, जिसे देखते ही वो दोनों अपने हथियार ले लेते हैं, और रॉयस इजाबेल को अलर्ट रहने के लिए कहता है। तभी इजाबेल उसे जवाब देते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे लड़ने के लिए आया था, और वो हमारे लिए यहाँ पे कुछ छोड़ गया है। इसके बाद हम देखते हैं रॉयस और इजाबेल उस बैग को खोलते हैं जो वो प्रेडेटर उनके लिए छोड़ गया था, और उसमें एक प्रेडेटर आर्मर था, जिसे देख के इजाबेल रॉयस से बोलती है,
मुझे लगता है कि ये तुम्हारे साइज का है, जरा देखो कि ये उनके कंपेयर में कितना ज्यादा छोटा और पतला है। तभी रॉयस उस हेलमेट को उठाता है और इजाबेल से बोलता है, पता नहीं ऐसा क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और इसके कुछ ही देर बाद वहाँ से कुछ ही दूरी पे एक बहुत ही बड़ा चार हाथों वाला प्रेडेटर लैंड करता है, जिससे देखने के बाद वो दोनों उसे मारने का प्लान डिस्कस करते हैं। रॉयस इजाबेल से बोलता है कि वो वाटरफॉल के ऊपर छुपेगी और मैं उस चीज को तुम्हारे पास लाऊंगा ताकि तुम उसे मार सको। ये सुनने के बाद इजाबेल रॉयस से बोलती है, मैं उस जगह को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ और ये करना खुदकुशी से कम नहीं होगा। वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और अगर मेरा निशाना चूक गया तो, या फिर अगर गोली से बात ही नहीं बनी तो। जिसके जवाब में रॉयस उसे अपना लेजर कैनन देता है और उससे बोलता है, डरो मत, तुम्हारा निशाना नहीं चुकेगा, तुम एक प्रो हो। जिसके जवाब में इजाबेल कैनन को पकड़ते हुए बोलती है, बहुत अच्छे, अब तो मुझे एक ऐसा हथियार दे दो जो मैंने कभी पहले चलाया ही नहीं है। जिस पर रॉयस उसे समझाते हुए कहता है, मुझ पर गुस्सा मत हो इजी, तुम देख सकती हो कि उन्होंने मुझे अपना चैंपियन बनाया हुआ है और वो भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के अगेंस्ट। अगर मैंने उस चीज को मार दिया तो ये हमारे यहाँ से बाहर निकलने का मौका हो सकता है। जिस पर इजाबेल उससे बोलती है, आखिर तुम वापस क्यों जाना चाहते हो? क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम्हें चाहिए था? तुम इस जगह से प्यार करते हो, ये तुम्हारे लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। जिस पर रॉयस उससे कहता है, चलो भी इजी, तुम्हें लगता है कि हम दोनों मरना डिजर्व करते हैं और वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारा पार्टनर मारा गया। ये सुनने के बाद इजाबेल रॉयस से चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी मुझसे ये बोलने की? इसके बाद रॉयस इजाबेल को शांत करवाने की कोशिश करता है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे और तभी वो प्रेडेटर उन पे हमला कर देता है। इसके जवाब में वो दोनों प्रेडेटर पे हमला करते हैं, पर वो दोनों प्रेडेटर की ताकत के आगे कुछ भी नहीं थे। और इसी के साथ वो बड़ा प्रेडेटर रॉयस के चेहरे पे अपने ब्लेड से वार करता है, जिसकी वजह से रॉयस के चेहरे से खून निकलने लगता है और वो ये बात समझ जाता है कि इसे मारना आसान नहीं होगा और वो इजाबेल को पकड़ के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो प्रेडेटर उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था और वो भी उनके पीछे आता है। रॉयस और इजाबेल एक पहाड़ी से नीचे कूद जाते हैं और उस प्रेडेटर आमा की मदद से वो दोनों बिना किसी इंजरी के नीचे आ जाते हैं और तभी उनके पीछे वो प्रेडेटर भी आ जाता है। तभी रॉयस हमें बताता है कि इस आमा की वजह से मुझ में स्पीड और स्टैमिना काफी ज्यादा बढ़ चुका है और ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर इस वक्त मैं कुछ कर सकता हूँ तो वह सिर्फ भागना। और ये कहते ही वो इजाबेल को उठा के वहाँ से बहुत ही तेजी से भागता है और एक नदी में कूद जाता है। इसके बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे छुपकर उस आमा को और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे। हेलमेट पहनने के बाद रॉयस इजाबेल को बताता है कि उसने पहले भी ऐसी एक चीज ट्राई की है, पर उस वक्त उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन ये वाला तो कमाल का है। उन्होंने इसे इंग्लिश में सेट करके दिया है, उन्होंने ना सिर्फ मुझे दिया है बल्कि मेरे लिए बनाया है। मुझे बस शांत रहना होगा और ब्रेन वेव्स पकड़नी होंगी। अगर मैं इसे कंट्रोल कर पाया तो ये हमारी काफी मदद कर सकता है। तभी उसे अलर्ट का सिग्नल मिलता है, तभी वो प्रेडेटर उन पे एक बार फिर से हमला कर देता है और इस बार भी वो अपना निशाना रॉयस को ही बनाता है। उसके कंधे पे अपने ब्लेड से वार करता है, जिसके बदले में रॉयस अपने प्लाज्मा कैनन से उस पे फायर करता है और तभी वो प्रेडेटर गायब हो जाता है। जिसके बाद रॉयस अपने प्लाज्मा कैनन से मल्टीपल डायरेक्शंस में फायर करता है और उस जगह पे आग लगा देता है। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वो ये बात जानता था कि एक प्रेडेटर को कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है, उन्हें सिर्फ लोगों की बॉडी हीट दिखाई पड़ती है, यानी कि उनके पास सिर्फ थर्मल विजन होता है। और इस वाले ने तो हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ था, तो इस आग की वजह से उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा होगा और रॉयस इसी बात का फायदा उठाता है और वहां से भागने लगता है। इसके बाद हम उन दोनों को वाटरफॉल पे देख सकते हैं जहाँ पर इजाबेल रॉयस की चोट ठीक कर रही थी। इसके बाद वो उस प्रेडेटर को मारने का सेटअप बनाते हैं और इंतजार करते हैं उसके वहां पे आने का। और कुछ ही देर बाद वो आ जाता है और आते ही आते वो रॉयस पे हमला कर देता है, जिससे रॉयस बच जाता है और अपने ब्लेड्स उसके एक पैर में घुसेड़ देता है, पर इतना काफी नहीं था। और तभी वो प्रेडेटर रॉयस को एक मुक्का मारता है, जिससे रॉयस काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसकी रिब्स टूट जाती हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भागता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो प्रेडेटर उसे पकड़ लेता है और वो उसके शरीर को बीच से फाड़ने जा ही रहा था, लेकिन तभी इजाबेल उस पर गोली चला देती है, जिससे रॉयस तो बच जाता है पर अब वो निशाने पर थी। और इसी के साथ वो प्रेडेटर भागते हुए उसकी तरफ आता है उसे मारने, और देखते ही देखते वो इनविजिबल भी हो जाता है और अब इजाबेल उसे देख भी नहीं सकती थी, पर रॉयस उसे देख सकता था अपने हेलमेट की मदद से। इजाबेल सभी डायरेक्शंस में फायर कर दी थी, पर उसकी गोलियां प्रेडेटर को नहीं लग रही थी और तभी रॉयस उस प्रेडेटर को गोली मारता है, जिस वजह से इजाबेल को उसकी लोकेशन पता चल जाती है और वो अपने एक ही शॉट में उसका काम तमाम कर देती है। एक हफ्ते बाद हम रॉयस और इजाबेल को अपने शेल्टर में देखते हैं, जहाँ पर इजाबेल उससे पूछती है कि आखिर वो क्यों वापस जाना चाहता था। पर वो इजाबेल से जवाब देता है, इजी, क्या तुम मेरी रेपुटेशन खराब करना चाहती हो? और ये क्या कि वो इजाबेल को ये बताना चाहता था कि वो यहाँ का चैंपियन है और वो अब यहीं पर रहेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुद से कहता है, मुझे नहीं पता कि कितना वक्त लग जाएगा या फिर हमें कितनों को मारना पड़ेगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ और वो ये है कि या तो हम दोनों एक साथ घर वापस जाएंगे या फिर हम दोनों एक साथ मरेंगे यहीं पर। अगर आप 18 के नीचे तो आप ये वीडियो अभी छोड़ सकते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे याचुआ की, जिसे आप में से कई लोग प्रेडेटर के नाम से भी जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते तो टेंशन मत लो यार, मैं हूं ना, बता दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। याचुआ टर्म यूनिवर्स की एक ऐसी स्पीशी के लिए यूज किया जाता है जिससे सिर्फ एक काम आता है, और वो है सुबह खाना, शाम को खाना, रात में बीवी के साथ नंगे हो जाना। साले कुत्तों की जिंदगी। खैर, जोक्स अपार्ट, तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा, इन्हें सिर्फ एक काम आता है, और वो है शिकार करना। खाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने मजे के लिए। और पता है इनका फेवरेट हंटिंग स्पॉट क्या है? अर्थ। इनकी बॉडी का शेप इंसानों जैसा जरूर दिखता है, पर ये इंसानों से बहुत अलग होते हैं। ये इंसानों से कहीं ज्यादा बड़े, कहीं ज्यादा भारी और कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। और इसी के साथ ये टेक्नोलॉजी के लेवल में भी काफी ज्यादा एडवांस होते हैं इंसानों से। एक एवरेज याचुआ की हाइट 7 फीट के ऊपर होती है और वेट 200 किलो के ऊपर, लेकिन कुछ 8 फीट या उससे भी ज्यादा बड़े होते हैं। वहीं अगर हम बात करें इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो एक याचुआ में इतनी ताकत होती है कि वो एक इंसान का सिर उनकी बॉडी से बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं। एक कंक्रीट की दीवार को एक ही मुक्के में तोड़ सकते हैं। कई फीट की ऊंचाई से कूदने के बाद भी अपने पैरों पर लैंड कर सकते हैं। कई सारे गन शॉट रिसीव करने के बाद भी जिंदा बच सकते हैं। और इनके खून में कैपेबिलिटी होती है किसी भी इंसान का लाइफ स्पैन बढ़ाने की। और जहाँ तक बात रही इनके ब्लड की, तो वो ग्लोइंग ग्रीन कलर का होता है, कुछ ऐसा। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी टेक्नोलॉजी की। एक याचुआ अपनी टेक्नोलॉजी का सिर्फ 2 चीजों में इस्तेमाल करता है, और वो है अटैक और डिफेंस। डिफेंस में इस्तेमाल करते हैं क्लोक, बायोमास्क, जिस्ट गॉन्टलेट और मेडिकल किट। वही दूसरी तरफ ये लोग अपने शिकार पे अटैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मा कास्टर, जिस्ट ब्लेड्स, प्लाज्मा पिस्टल, स्पीयर गन, कॉम्बी स्टिक, स्किमिटार, विप, स्मार्ट डिस्क, नेट गन, माइंस और भी कई, जिन्हें हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में जरूर कवर करेंगे। और ये वीडियो प्रेडेटर्स के बारे में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। और अगर आप एलियन और प्रेडेटर यूनिवर्स से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने इस वीडियो में जितनी भी चीजें बताई उन सभी पर 4 से 5 मिनट का एक डिटेल्ड वीडियो बन सकता है, लेकिन तभी बनेगा जब इस चीज को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके बाद मैं प्रेडेटर की कॉमिक स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप वो वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ, तो इस वीडियो में मैंने बहुत धीरे बोलने की कोशिश की है, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे लोकी की, और उसी के साथ इन्फिनिटी वॉर के पोस्टर की भी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप में से कई लोगों ने मेरे से कमेंट्स में ये बात पूछी थी कि क्या लोकी थैनोस के साथ है या फिर एवेंजर्स के साथ। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से एक चीज बताना चाहूंगा, और वो ये है कि मार्वल में लोकी, डीसी में जोकर और ड्रैगन बॉल में फ्रीजा, इन तीनों का कोई भरोसा नहीं। ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और ये तीनों ही बहुत ज्यादा बुरे हैं, लेकिन फिर भी लोकी इन तीनों में से सबसे कम बुरा है। मैं ऐसे इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर जोकर के पास लोकी जितनी पावर होती तो उसने अभी तक कितनी तबाही मचा देनी थी। मतलब कि लोकी से भी कहीं ज्यादा उसने अपने अकेले के दम पे इनजस्टिस की शुरुआत कर दी थी, और अगर उसको लोकी जितनी पावर मिल जाती तो पता नहीं अभी तक क्या क्या कर डालता। और वही बात रही फ्रीजा की, तो वो तुम सभी जानते हैं कि वो कितना ज्यादा बुरा है। और जहाँ तक बात रही इस वाले सीन की, तो इसमें शायद लोकी थैनोस को स्पेस स्टोन दे रहा है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अपनी मर्जी से दे रहा हो सकता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए जबरदस्ती देना पड़ रहा हो। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोकी के चेहरे पे चोट लगी हुई है, और ऐसा हो सकता है कि उसने थैनोस से लड़ने की कोशिश की हो पर वो हार गया, और इसी वजह से उसे स्पेस स्टोन थैनोस को देना पड़ा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोकी ने थॉर को धोखा दे दिया, इन सभी लोगों को मार डाला और थैनोस की तरफ आ गया हो। लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के पोस्टर में हमने लोकी को एवेंजर्स के साथ देखा, ना कि थैनोस के। और उस पोस्टर में वो भी बाकी सारे हीरोज की तरह काफी सीरियस नजर आता है, और पूरे पोस्टर में सिर्फ एक बंदा स्माइल कर रहा है, जो कि है थैनोस। तो अगर लोकी थैनोस की साइड होता तो उसके साथ खड़ा होता, पर हम यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं देख सकते। तो या तो ऐसा हो सकता है कि वो पहले थैनोस की साइड आ जाता है और फिर उसे धोखा देके एवेंजर्स की तरफ चला जाता है। और अगर हम थैनोस के गॉन्टलेट पे ध्यान से देखें तो हमें स्टार्टिंग के 2 स्टोन, जो कि पावर स्टोन और स्पेस स्टोन, बिल्कुल उसी ऑर्डर में दिखते हैं जैसे हमने ट्रेलर में देखा था। इसके बाद है रियलिटी स्टोन, जो कि इस वक्त कलेक्टर के पास है। इसका मतलब ये कि थैनोस कलेक्टर के पास जाएगा अपना स्टोन लेने। इसके बाद हम देखते हैं सोल स्टोन, माइंड स्टोन और टाइम स्टोन को। ये सब कुछ देख के तो ये लगता है कि अब गॉन्टलेट कंप्लीट हो जाएगी, और थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज से उनका टाइम स्टोन और विजन से उसका माइंड स्टोन छीन लेगा, और उसे सोल स्टोन भी मिल जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्या क्या एवेंजर्स थैनोस को कैसे हराते हैं, और वो भी उसके गॉन्टलेट के साथ। ये जो हमें लेफ्ट साइड में येलो कलर की लाइट दिख रही है, ये शायद विजन के माइंड स्टोन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर की लाइट दिख रही है, ये शायद डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम स्टोन को रिप्रेजेंट कर रही है। थैनोस के नीचे ब्लैक ऑर्डर के सिर्फ 4 मेंबर्स को देख सकते। मैंने सिर्फ इसीलिए कहा क्योंकि कॉमिक्स में ब्लैक ऑर्डर के 5 मेंबर्स हैं, जो कि हैं एबनी मॉ, कॉर्बस क्लेव, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, ब्लैक ड्वार्फ और सुपर जायंट। लेकिन हमें सुपर जायंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी शायद। वैसे मैं तो ब्लैक ड्वार्फ और हल्की फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और काश हमें मूवी में ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी और मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगर आपने अभी तक मेरा ब्रेकडाउन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखो, शायद आपको पसंद आए। और हाँ, एक और बात, मेरा ब्रेकडाउन वीडियो थोड़ा छोटा है,
पर इसका ये मतलब नहीं कि वो बेकार है। एक बार मेरा देखना और फिर दूसरों का देखना, आपको डिफरेंस साफ साफ समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। दो बातें जो मैं बताना भूल गया वो ये है कि पिछले वीडियो में मैंने ये चीज मिस कर दी थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि थॉर इस वक्त क्या कर रहा है। और दूसरी बात, इस वाले सीन में जहाँ पे थैनोस एक पोर्टल से बाहर आता है वो इस वाले सीन के बाद का होगा और शायद स्पेस स्टोन की मदद से थैनोस वो पोर्टल खोल पाया। इसके बाद वो स्पेस स्टोन को क्यूब से निकाल के अपने गॉन्टलेट में लगा लेता है। और इस वाले सीन में जहाँ पे लोकी किसी को स्पेस स्टोन ऑफर कर रहा है वो या तो थैनोस होगा या फिर ब्लैक ड्वार्फ होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी आप जरा सुन लो। मैंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि लोकी जिस किसी को भी स्पेस स्टोन दे रहा है वो उसे हाथ ऊपर करके दे रहा है। इसका मतलब ये कि वो जो कोई भी है वो लोकी से साइज में काफी ज्यादा बड़ा है। तो या तो वो थैनोस होगा या फिर वो ब्लैक ड्वार्फ हो सकता है। और हम सब ये बात तो जानती हैं कि ब्लैक ड्वार्फ भी काफी ज्यादा बड़ा है। दोस्तों सब्सक्राइब करें अपने चैनल को और बेल आइकन दबा के देखिए अपने वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीसी के टॉप 7 कैरेक्टर्स को काउंट करेंगे जिनके बेटे थे, पर शायद आपको इनके बारे में पता नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा और खासकर उन लोगों को जिन्होंने भी मेरे वीडियोस देखे हैं, उन्हें लाइक किया है और इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। सबसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मुझे आपसे ये पूछना है कि हमारी जो अपकमिंग कॉमिक है इन्फिनिटी, इसे आप पार्ट्स में देखना पसंद करेंगे या फिर एक सिंगल वीडियो में? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस बारे में मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 पे है कैलीबैग, ओरायन और ग्रेवन, जो कि डीसी यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक विलन्स में से एक के बेटे हैं, जो कि है डार्कसाइड। इन तीनों में से कैलीबैग एज वाइज सबसे ज्यादा बड़ा है, फिर ओरायन और फिर ग्रेवन। नंबर 6 पे है ल्यूक, जो कि बेटा है प्लास्टिक मैन का। अगर आपने इनजस्टिस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जब सुपरमैन ने ल्यूक को जेल में बंद कर दिया था, तब प्लास्टिक मैन ने अपने बेटे को बचाने के लिए जेल के बाकी सारे क्रिमिनल्स को भी आजाद कर दिया और इस तरह उसने सुपरमैन के कई सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद कर दी। नंबर 5 पे है अलेक्जेंडर लूथर जूनियर। लूथर नाम सुन के तो आप ये बात समझ ही गए होंगे कि कौन है और किसका बेटा है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लेक्स लूथर और लुइस लेन का बेटा है, पर एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स के अर्थ पे, जिसे अर्थ 3 कहते हैं। नंबर 4 पे है कॉनर हॉक AKA द ग्रीन एरो, जो कि बेटा है ओलिवर क्वीन और सैंड्रा हॉक का। ओलिवर की मौत के बाद कॉनर अगला ग्रीन एरो बनता है और इसके अलावा वो डीसी यूनिवर्स की बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट और आर्चर्स में से एक है। इसके बाद नंबर 3 पे है आर्थर करी जूनियर, जो कि बेटा है आर्थर करी AKA एक्वामैन और क्वीन मीरा का, जिसे ब्लैक मैंटा, जो कि एक मेजर विलन है एक्वामैन का, बड़ी बेरहमी से मार देता है। नंबर 2 पर है रेक्स स्टुअर्ट, जो कि फ्यूचर सन है ग्रीन लैंटर्न, जॉन स्टुअर्ट और हॉक गर्ल का। तो इसी के साथ नंबर 1 पे आता है जोनाथन केंट AKA सुपरबॉय, जो कि ऑब्वियसली बेटा है सुपरमैन और लुइस लेन का। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि हमसे कोई भी गलती हो गई या फिर हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Atrocitus, Lord and Master of the Red Lantern Corps. हेलो फ्रेंड्स, टाइटल देख के आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आज हम डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक की बात करने वाले हैं, जो कि है लैंटर्न विंग्स। पूरे डीसी यूनिवर्स में 9 अलग अलग लैंटर्न कॉर्प्स हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है व्हाइट लैंटर्न कॉर्प्स। अब व्हाइट लैंटर्न कॉर्प्स सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों है, ये जानने के लिए आपकी वीडियो पूरा देखिए और मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सभी लैंटर्न कॉर्प्स के ओरिजिन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सभी लैंटर्न विंग्स रेनबो के 7 कलर्स में डिवाइडेड हैं, जिसमें से हर एक कलर रिलेट करता है एक इमोशन से। जैसे कि ग्रीन रिलेट करता है विल पावर यानी इच्छा शक्ति से, रेड कलर रिलेट करता है रेज यानी गुस्से से, येलो कलर रिलेट करता है फियर यानी डर से, ऑरेंज कलर रिलेट करता है एवरेस यानी लालच से, ब्लू कलर रिलेट करता है होप यानी उम्मीद से, इंडिगो रिलेट करता है कंपैशन यानी दया से, और वॉयलेट रिलेट करता है लव से। रेनबो के 7 कलर्स के अलावा भी 2 कलर्स हैं, जो कि हैं ब्लैक एंड व्हाइट। जहां ब्लैक कलर रिलेट करता है डेथ यानी मौत से, वहीं पर व्हाइट कलर रिलेट करता है लाइफ यानी जिंदगी से। ब्लैक लैंटर्न कॉर्प के सभी मेंबर्स ज़ॉम्बीज हैं, जबकि दूसरी तरफ व्हाइट लैंटर्न रिंग के यूजर के पास एक गॉड जैसी पावर आ जाती है। व्हाइट लैंटर्न रिंग का यूजर ब्लैक को छोड़ के किसी भी दूसरे लैंटर्न कॉर्प की पावर इस्तेमाल कर सकता है। इसका रीजन ये है कि रेनबो के 7 कलर्स मिलके व्हाइट बनाते हैं, तो इस तरह व्हाइट लैंटर्न्स में दूसरे सभी लैंटर्न्स की पावर होती है
और यही रीजन है कि व्हाइट लैंटर्न सबसे ज्यादा पावरफुल लैंटर्न्स हैं। तो चलिए देखें इन सभी लैंटर्न कॉर्प्स का ओरिजिन। सबसे पहले हैं ग्रीन लैंटर्न्स, जो कि अभी तक के सबसे फेमस लैंटर्न्स भी हैं। गार्डियंस ने ग्रीन लैंटर्न कॉर्प को 3 अरब साल पहले बनाया था यूनिवर्स की हिफाजत करने के लिए। हर ग्रीन लैंटर्न को यूनिवर्स के एक पर्टिकुलर सेक्टर में भेजा जाता है ताकि वो उस सेक्टर को हर मुमकिन खतरे से बचा सके। इसके बाद है सिनेस्ट्रो कॉर्प्स, जिन्हें हम सब येलो लैंटर्न के नाम से भी जानते हैं। सिनेस्ट्रो, जो कि पहले ग्रीन लैंटर्न था, अपने पुराने साथी हैल जॉर्डन और कायल रेनर से बुरी तरह से पिटने के बाद येलो लैंटर्न कॉर्प्स को बनाता है। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं रेड लैंटर्न्स। रेड लैंटर्न कॉर्प्स का फॉर्मेशन किया था एट्रोसिटस ने, जो कि अपने सेक्टर की तबाही के बाद बचे हुए 5 लोगों में से एक है। इसके बाद हम आते हैं ऑरेंज लैंटर्न्स पे। ऑरेंज लैंटर्न्स में बचा हुआ सिर्फ एक मेंबर है, जिसका नाम है लाफलीस। लाफलीस के पास एबिलिटी है उन सभी लोगों के प्रोजेक्शंस बनाने की जिन्हें उसने मारा था। इसके बाद नंबर 5 पे आते हैं ब्लू लैंटर्न्स। ब्लू लैंटर्न्स की शुरुआत प्लैनेट ओवा से निकाले हुए एक गार्डियन ने की थी, जिसे हम सब गैंथर्ड के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं इंडिगो लैंटर्न्स। इंडिगो कोर की पहली मेंबर थी इंडिगो 1 और इस कोर की शुरुआत की थी एबेंसन ने, जो कि एक ग्रीन लैंटर्न था। अब आप लोगों में से जिन्हें नहीं पता कि एबेंसन कौन है, तो उन्हें मैं बता दूं, एबेंसन वही ग्रीन लैंटर्न है जिसने अपनी रिंग हैल जॉर्डन को दी थी और आज हैल जॉर्डन इसी की वजह से ग्रीन लैंटर्न बन पाया। इसके बाद आते हैं वायलेट लैंटर्न्स, जिन्हें हम सब स्टार सफायर के नाम से भी जानते हैं। वायलेट लैंटर्न्स की शुरुआत सुमेरियंस नाम की एक एलियन रेस ने की थी, जो कि एक दिन कैरल फेरिस, जो कि हैल जॉर्डन की गर्लफ्रेंड थी, उसे जबरदस्ती एक वायलेट लैंटर्न बना के अपने ही बॉयफ्रेंड के खिलाफ कर देते हैं। इसके बाद हम आते हैं ब्लैक लैंटर्न्स पे, जो कि इस लिस्ट के सेकंड मोस्ट पावरफुल लैंटर्न्स हैं। ब्लैक लैंटर्न रिंग में पावर्स हैं किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा करने की, पर एक ज़ॉम्बी बना के। ब्लैक लैंटर्न्स की शुरुआत हुई थी ब्लैक हैट से, जो कि पहला ब्लैक लैंटर्न बना और इसी की वजह से ब्लैकेस्ट नाइट स्टोरी लाइन के सारे इवेंट्स हुए थे। इसके बाद है व्हाइट लैंटर्न्स, जो कि इस लिस्ट के सबसे ज्यादा पावरफुल लैंटर्न्स हैं। ब्लैकेस्ट नाइट स्टोरी लाइन के दौरान एंटिटी, जो कि एक एंशिएंट क्रीचर था डीसी यूनिवर्स में, और जिसकी वजह से डीसी यूनिवर्स की सारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जाके हैल जॉर्डन से फ्यूज हो जाता है और इसी के साथ शुरुआत होती है व्हाइट लैंटर्न कॉर्प्स की। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि हमसे कोई भी गलती हो गई या फिर हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। I am Atrocitus, Lord and Master of the Red Lantern Corps. हेलो फ्रेंड्स, टाइटल देख के आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आज हम डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक की बात करने वाले हैं, जो कि है लैंटर्न विंग्स। पूरे डीसी यूनिवर्स में 9 अलग अलग लैंटर्न कॉर्प्स हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है व्हाइट लैंटर्न कॉर्प्स। और व्हाइट लैंटर्न कॉर्प्स सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों है, ये जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए और मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सभी लैंटर्न कॉर्प्स के ओरिजिन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सभी लैंटर्न विंग्स रेनबो के 7 कलर्स में डिवाइडेड हैं, जिसमें से हर एक कलर रिलेट करता है एक इमोशन से। जैसे कि ग्रीन रिलेट करता है विल पावर यानी इच्छा शक्ति से, रेड कलर रिलेट करता है रेज यानी गुस्से से, येलो कलर रिलेट करता है फियर यानी डर से, ऑरेंज कलर रिलेट करता है एवरेस यानी लालच से, ब्लू कलर रिलेट करता है होप यानी उम्मीद से, इंडिगो रिलेट करता है कंपैशन यानी दया से, और वॉयलेट रिलेट करता है लव से। रेनबो के 7 कलर्स के अलावा भी 2 कलर्स हैं, जो कि हैं ब्लैक एंड व्हाइट। जहां ब्लैक कलर रिलेट करता है डेथ यानी मौत से, वहीं पर व्हाइट कलर रिलेट करता है लाइफ यानी जिंदगी से। ब्लैक लैंटर्न कॉर्प के सभी मेंबर्स ज़ॉम्बीज हैं, जबकि दूसरी तरफ व्हाइट लैंटर्न रिंग के यूजर के पास एक गॉड जैसी पावर आ जाती है। व्हाइट लैंटर्न रिंग का यूजर ब्लैक को छोड़ के किसी भी दूसरे लैंटर्न कॉर्प की पावर इस्तेमाल कर सकता है। इसका रीजन ये है कि रेनबो के 7 कलर्स मिलके व्हाइट बनाते हैं, तो इस तरह व्हाइट लैंटर्न्स में दूसरे सभी लैंटर्न्स की पावर होती है, और यही रीजन है कि व्हाइट लैंटर्न्स सबसे ज्यादा पावरफुल लैंटर्न्स हैं। तो चलिए देखें इन सभी लैंटर्न कॉर्प्स का ओरिजिन। सबसे पहले हैं ग्रीन लैंटर्न्स, जो कि अभी तक के सबसे फेमस लैंटर्न्स भी हैं। गार्डियंस ने ग्रीन लैंटर्न कॉर्प को 3 अरब साल पहले बनाया था यूनिवर्स की हिफाजत करने के लिए। हर ग्रीन लैंटर्न को यूनिवर्स के एक पर्टिकुलर सेक्टर में भेजा जाता है ताकि वो उस सेक्टर को हर मुमकिन खतरे से बचा सके। इसके बाद है सिनेस्ट्रो कॉर्प्स, जिन्हें हम सब येलो लैंटर्न के नाम से भी जानते हैं। सिनेस्ट्रो, जो कि पहले ग्रीन लैंटर्न था, अपने पुराने साथी हैल जॉर्डन और कायल रेनर से बुरी तरह से पिटने के बाद येलो लैंटर्न कॉर्प्स को बनाता है। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं रेड लैंटर्न्स। रेड लैंटर्न कॉर्प्स का फॉर्मेशन किया था एट्रोसिटस ने, जो कि अपने सेक्टर की तबाही के बाद बचे हुए 5 लोगों में से एक है। इसके बाद हम आते हैं ऑरेंज लैंटर्न्स पे। ऑरेंज लैंटर्न्स में बचा हुआ सिर्फ एक मेंबर है, जिसका नाम है लाफलीस। लाफलीस के पास एबिलिटी है उन सभी लोगों के प्रोजेक्शंस बनाने की जिन्हें उसने मारा था।
इसके बाद नंबर 5 पे आते हैं ब्लू लैंटर्न्स। ब्लू लैंटर्न्स की शुरुआत प्लैनेट ओवा से निकाले हुए एक गार्डियन ने की थी, जिसे हम सब गैंथर्ड के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं इंडिगो लैंटर्न्स। इंडिगो कोर की पहली मेंबर थी इंडिगो वन, और इस कोर की शुरुआत की थी एबेंसन ने, जो कि एक ग्रीन लैंटर्न था। अब आप लोगों में से जिन्हें नहीं पता कि एबेंसन कौन है, तो उन्हें मैं बता दूं, एबेंसन वही ग्रीन लैंटर्न है जिसने अपनी रिंग हेल जॉर्डन को दी थी, और आज हेल जॉर्डन इसी की वजह से ग्रीन लैंटर्न बन पाया। इसके बाद आते हैं वायलेट लैंटर्न्स, जिन्हें हम सब स्टार सफायर के नाम से भी जानते हैं। वायलेट लैंटर्न्स की शुरुआत सुमेरियंस नाम की एक एलियन रेस ने की थी, जो कि एक दिन कैरल फिलिस, जो कि हेल जॉर्डन की गर्लफ्रेंड थी, उसे जबरदस्ती एक वायलेट लैंटर्न बना के अपने ही बॉयफ्रेंड के खिलाफ कर देते हैं। इसके बाद हम आते हैं ब्लैक लैंटर्न्स पे, जो कि इस लिस्ट के सेकंड मोस्ट पावरफुल लैंटर्न्स हैं। ब्लैक लैंटर्न रिंग में पावर्स हैं किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा करने की, पर एक ज़ॉम्बी बना के। ब्लैक लैंटर्न्स की शुरुआत हुई थी ब्लैक हैट से, जो कि पहला ब्लैक लैंटर्न बना, और इसी की वजह से ब्लैकेस्ट नाइट स्टोरी लाइन के सारे इवेंट्स हुए थे। इसके बाद है व्हाइट लैंटर्न्स, जो कि इस लिस्ट के सबसे ज्यादा पावरफुल लैंटर्न्स हैं। ब्लैकेस्ट नाइट स्टोरी लाइन के दौरान एंटिटी, जो कि एक एंशिएंट क्रीचर था डीसी यूनिवर्स में, और जिसकी वजह से डीसी यूनिवर्स की सारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जाके हेल जॉर्डन से फ्यूज हो जाता है, और इस तरह हेल जॉर्डन पहला व्हाइट लैंटर्न बनता है, और इसी के साथ शुरुआत होती है व्हाइट लैंटर्न कॉर्प्स की। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि हमसे कोई भी गलती हो गई या फिर हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा वीडियोस देर से अपलोड करने के लिए। और दूसरी बात, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियोस को पिक्चर क्वालिटी देख के जज ना करें, बल्कि उन वीडियोस को नॉलेज के बेसिस पे जज करें। क्योंकि अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको कोई ना कोई नया फैक्ट जरूर पता चलेगा। और हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि मेरे वीडियोस की साउंड क्वालिटी थोड़ी सी खराब है, पर फिर भी इतनी लाउड एंड क्लियर है कि आप उसे आराम से समझ सकते हो। एक वादा जो कि मैं आपसे कर सकता हूँ वो ये है कि जैसे ही मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो होता है, मैं सबसे पहले एक प्रोफेशनल माइक लूंगा और अपना लैपटॉप ठीक करवाऊंगा, ताकि मैं आप सभी को अच्छी से अच्छी वीडियो दे पाऊँ। क्योंकि इस वक्त मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो सभी की सभी फोन से बनती हैं, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत क्वालिटी इशू आ जाता है। आज का ये वीडियो एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे बनाया गया है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा एक बार तो जरूर लगेगा कि कॉमिक बुक फैंस के साथ धोखा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। और हाँ, एक और बात, सब्सक्राइब करने के बाद मेरे दूसरे वीडियोस को देखना ना भूलें। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि कॉमिक्स और एनिमे से रिलेटेड आपको कोई ना कोई नया फैक्ट जरूर पता चलेगा, जो कि शायद आपको किसी भी दूसरे चैनल पे ना पता चल पाए। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम टॉप 7 मूवी के एक्टर्स को देखेंगे जो कि अपने कॉमिक बुक वर्जन से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। नंबर 7 पे है बेन। बेन का रोल प्ले करने वाले एक्टर टॉम हार्डी ने इस कैरेक्टर में जान डाल दी, पर एक चीज थी जिसने फैंस को निराश कर दिया, और वो था बेन का साइज। कॉमिक्स में बेन काफी ज्यादा बड़ा और मस्कुलर दिखाया गया है, पर मूवी वाला बेन शॉर्ट हाइटेड और वीक था। कॉमिक्स में बेन की हाइट 6 फीट 8 इंचेस बताई गई है, पर मूवी वाला बेन बैटमैन से भी ज्यादा छोटा दिख रहा था। मेरे ओपिनियन में ऐसे कई एक्टर्स हैं जो कि बेन का रोल परफेक्टली प्ले कर सकते थे, जो कि हैं स्टोन कोल्ड, गोल्डबर्ग, नेथन जोन्स, और हाँ, सबसे आखिर में केन। अब आप सब मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको इन एक्टर्स के बारे में क्या लगता है, और क्या ये बेन का रोल परफेक्टली प्ले कर सकते थे। नंबर 6 पे है लेक्स लूथर। अभी तक हमने लेक्स लूथर का रोल प्ले करते हुए 3 एक्टर्स को देखा है, पर इनमें से कोई भी कॉमिक्स वाले लेक्स लूथर जैसा नहीं लगता। कॉमिक्स में लेक्स 6 फीट 2 इंचेस का एक मस्कुलर कैरेक्टर था, पर मूवीज में लेक्स कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है। जो एक्टर्स लेक्स का एक बेटर रोल कर सकते थे वो हैं ट्रिपल एच और स्टोन कोल्ड। अब मजे की बात यह है कि स्टोन कोल्ड की हाइट भी 6 फीट 2 इंचेस है। इसके बाद नंबर 5 पे आता है किलर क्लॉक। किलर क्लॉक का रोल करने वाला एक्टर की हाइट सिर्फ 6 फीट 2 इंचेस थी, जबकि कॉमिक्स में किलर क्लॉक एक 9 फीट का जायजेंटिक मॉन्स्टर था, और उसका स्किन कलर भी ग्रीन था, ना कि ब्राउन जैसा कि हमें मूवी में दिखाया गया। नंबर 4 पे आता है लिजर्ड। कॉमिक्स में लिजर्ड एक लिजर्ड जैसा लगता है, पर मूवी वाला लिजर्ड कहीं से भी उसको मैच नहीं करता, बल्कि वो तो क्रीचर 3D वाले मॉन्स्टर जैसा लगता है। फिर नंबर 3 पे है डॉक्टर डूम। जिन 2 एक्टर्स ने डॉक्टर डूम का रोल प्ले किया, वो दोनों हाइट और फिजिक के मामले में तो परफेक्ट थे, पर जहाँ कमी आ जाती है वो था उनका आर्मर। फैंटास्टिक 4 की फर्स्ट मूवी वाला डॉक्टर डूम कॉमिक्स के डॉक्टर डूम जैसा थोड़ा बहुत लगता है, पर 2015 वाली फैंटास्टिक 4 का डॉक्टर डूम कहीं से भी कॉमिक्स से मैच नहीं करता। नंबर 2 पे है गैलेक्टस। मार्वल कॉमिक्स में गैलेक्टस एक जायजेंटिक बीइंग था, पर मूवी में उसे किसी तरीके के आंधी तूफान से रिप्लेस कर दिया गया। फिर नंबर 1 पे है केबल। अभी रिसेंटली केबल का फर्स्ट लुक रिवील हुआ था,
और शायद आप में से कई फैंस इस बात से अनसेटिस्फाइड होंगे, और इसकी एक साफ सीधी वजह केबल की फिजिक। कॉमिक्स में केबल 6 फीट 8 इंचेस का एक मस्कुलर म्यूटेंट था, पर फोटोज देख के लगता है कि हमें मूवी में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि केबल का कॉमिक बुक वाला लुक पूरी तरह से इलॉजिकल और इम्प्रैक्टिकल था। तो उन सभी लोगों से मेरे पास एक सवाल है, अगर केबल का लुक इम्प्रैक्टिकल है तो इस हिसाब से हल्क और वैक्स द डिस्ट्रॉयर का लुक भी इम्प्रैक्टिकल होना चाहिए। पर उन्हें तो मूवीज में बिल्कुल वैसे ही दिखाया गया जैसे उन्हें कॉमिक्स में दिखाया गया। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोलोसस जो कि उसी मूवी में है, उसका लुक भी बिल्कुल कॉमिक्स के लुक की तरह रखा गया है। तो अब आप मुझे बताओ कि आप इस चीज का क्या एक्सप्लेनेशन दोगे। और जहां तक मुझे लगता है फास्ट एंड फ्यूरियस 6 के एक्टर किम कोल्ड केबल के लुक के लिए परफेक्ट थे। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको इस बारे में क्या लगता है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वेजिटा के टॉप 5 अननोन फैक्ट्स देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप में से कुछ लोगों ने कॉमिक सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए कहा था, जैसे दूसरे चैनल्स करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या मुझे कॉमिक्स एक्सप्लेन करनी चाहिए या फिर नहीं। जैसे अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरे चैनल जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि क्या मुझे कॉमिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए या फिर नहीं। एनीवेज, चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। नंबर 5, जब वेजिटा और नापा का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था तब उनके कलर्स काफी ज्यादा डिफरेंट थे। इसकी वजह ये कि टोई एनिमेशन ने जब मांगा को एनिमेट किया तो उन्हें वेजिटा और नापा के कलर्स नहीं पता थे, तब टोरियामा ने बाद में उन्हें कलर्स बताए। नंबर 4, ड्रैगन बॉल जी में वेजिटा इकलौता ऐसा सैयन है जिसे अपने जायंट टेप फॉर्म पे कंट्रोल था। नंबर 3, वेजिटा ओरिजिनली एक विलेन नहीं था। जब वो अर्थ पे आया था तब वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने नहीं आया था, बल्कि ड्रैगन बॉल्स लेने आया था ताकि वो फ्रीजा को मार सके। नंबर 2, वेजिटा ने ड्रैगन बॉल जीटी में सुपर सीन 3 को स्किप किया था। इसका मतलब ये है कि वो सुपर सीन 4 में ट्रांसफॉर्म हुआ था बिना सुपर सीन 3 में ट्रांसफॉर्म हुए। नंबर 1, अकीरा टोरियामा को वेजिटा कोई खास पसंद नहीं था, इसी वजह से उन्होंने वेजिटा पे कोई खास ध्यान नहीं दिया। इसके बावजूद वेजिटा एक फैन फेवरेट कैरेक्टर बन गया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।